नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। क्रोधित था कि उसके पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने जोर से शाप देने की हिम्मत नहीं की। वह केवल हठपूर्वक कह सका, तुम मुझे मारना चाहते हो। देखते हैं कि तुम्हारे पास क्षमता है या नहीं। जैसे ही उसने बात की, उसने डर से भरे चेहरे के साथ सफ़ेद बाघ की ओर देखा। वह वास्तव में अर्जुन से बहुत नहीं डरता था। वह केवल इस सफ़ेद बाघ से सतर्क था जो एम्परर रेल्म की आभा बिखेर रहा था। वह नहीं जानता था कि यह चीज़ क्या थी, लेकिन हालांकि यह एक मॉन्स्टर बीस्ट की तरह दिखती थी, इसमें रक्त ऊर्जा का जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। यह एक निर्जीव वस्तु की तरह थी, लेकिन यह विशद और जीवंत थी। अर्जुन हंसा, एक बार जब तुम इस जगह में प्रवेश करते हो तो तुम्हारा जीवन और मृत्यु इस यंग मास्टर के हाथों में होती है। अगर यह यंग मास्टर चाहता है कि तुम जियो तो तुम जियोगे। अगर यह यंग मास्टर चाहता है कि तुम मरो तो तुम मरोगे। तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुम इस दुनिया के शासक हो। अपनी पोल खोलने से सावधान रहो, सुरेंद्र ने अवमानना के साथ कहा। अर्जुन ने तुच्छता के साथ कहा, तुम सही कह रहे हो। इस जगह में ये यंग मास्टर ही शासक है। जैसे ही उसने बात की, अर्जुन ने दूर से सुरेंद्र पर वार करने के लिए हाथ बढ़ाया। सुरेंद्र ने अर्जुन की ताकत को सक्रिय करने का कोई संकेत नहीं देखा, न ही उसने कोई सीक्रेट टेक्निक का उपयोग करते हुए देखा। हालांकि जब यह हथेली नीचे आई तो उसने अचानक महसूस किया कि आकाश से एक बड़ा दबाव उतर आया है। दबाव इतना बड़ा था कि उसकी हड्डियां चरमरा गईं और उसका सीधा शरीर सिकुड़ गया। सुरेंद्र का चेहरा बहुत बदल गया क्योंकि वह अलार्म में चिल्लाया, वर्ल्ड फोर्स! तुम वास्तव में वर्ल्ड फोर्स को जुटा सकते हो, यह असंभव है। यहाँ तक कि 10 ग्रेट एम्परर्स भी वर्ल्ड फोर्स को नहीं जुटा सकते थे। कोई भी इस हद तक ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन वास्तव में अर्जुन ने वास्तव में वर्ल्ड फोर्स को जुटाया था और इसे उसके शरीर पर रखा था, जिससे उसके लिए एक उंगली हिलाना भी असंभव हो गया था। सुरेंद्र की आंखें हिंसक रूप से कांप उठीं क्योंकि उसके चेहरे पर एक अकथनीय आतंक दिखाई दिया। इस महान शक्ति के दमन के तहत वह जरा भी ताकत नहीं जुटा सका और ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी भी पल कुचलकर टुकड़ों में बदल जाएगा, जिससे वह घबरा गया। वह विरोध करना चाहता था, लेकिन वह जरा भी ताकत नहीं जुटा सका। उसे मत मारो, इसे मुझे दे दो। एक गरजती हुई आवाज़ अचानक किनारे से आई, जिससे सुरेंद्र के कान के पर्दे सुन्न हो गए। एक स्तब्धता में सुरेंद्र ने अपना सिर उठाया और तुरंत हक्का बक्का रह गया। उससे थोड़ी दूरी पर एक विशाल मानव रूपी पत्थर का दानव पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें एक घर से भी बड़ी थीं, जो उसे घूर रही थीं। अभी अभी की आवाज़ इसी पत्थर के दानव ने की थी। सुरेंद्र के पैरों में ऐंठन हो रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने पहले इस पत्थर के दानव को नोटिस नहीं किया था, लेकिन उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक छोटा पहाड़ है, इसलिए उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कौन जानता था कि यह आदमी वास्तव में जीवित था और बोल भी सकता था। इसके अलावा जिस तरह से उसने उसे देखा, वह एक भूखे भेड़िए की तरह था जिसने चर्बी का एक टुकड़ा देखा हो। एक हरी रोशनी के साथ चमक रहा था, जिससे सुरेंद्र ने अपने दिल की गहराई से डर महसूस किया। अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं और देह की ओर देखा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या ये बहुत अमानवीय नहीं है? देह हंसा और कहा, यह केवल कभी कभार ही है। तुमने एम्परर रेल्म में इतने सारे लोगों को मार डाला है, लेकिन मैंने तुम्हें उनमें से एक को भी यहाँ फेंकते हुए नहीं देखा है। अब जब मुझे एक मिला है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाया, फिर जैसा तुम चाहो वैसा करो। ऐसा कहने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और सुरेंद्र को एक सहानुभूतिपूर्ण नज़र से देखा। अगले ही पल उसकी आकृति चमकी और उसने स्मॉल सील्ड वर्ल्ड छोड़ दिया। अरे लड़के, तुम कहाँ गए? क्या अमानवीय? मुझे इसे स्पष्ट रूप से समझाओ, सुरेंद्र चिल्लाया।
वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक अत्यंत असहज भावना मंडरा रही थी। इस भावना ने उसे एक भ्रम दिया जो मौत से भी बदतर था, और वह इतना डरा हुआ था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह नहीं जानता था कि यह पत्थर का दानव उसके साथ क्या करना चाहता था, लेकिन अर्जुन के शब्दों और उसके जाने से पहले उसकी आंखों में देखने के अंदाज को देखकर वह जानता था कि उसका सामना अच्छा नहीं होगा। जैसे ही सुरेंद्र घबरा रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि उसके सिर के ऊपर की रोशनी अवरुद्ध हो गई थी। उसने ऊपर देखा और देखा कि एक विशाल हथेली उसकी ओर आ रही थी। सुरेंद्र ने तुरंत चिल्लाया, रुको! देह अविचलित था। उसने हाथ बढ़ाया और सुरेंद्र को ऊपर उठा लिया, फिर उसे अपनी हथेली में फेंक दिया और एक मंद आवाज में कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। बच्चों को नहीं देखना चाहिए, इससे मानसिक आघात लग सकता है। सुरेंद्र, देह की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने धीमी आवाज में चिल्लाया, हेवन डिवॉरिंग ग्रेट एम्परर। बैटल लॉ। श्यामा और बाकी सभी डेक पर खड़े होकर ऊपर देख रहे थे। हर किसी के चेहरे पर गहरी चिंता छाई हुई थी। अचानक विमला को कुछ आभास हुआ और उसकी सुंदर आंखें चमक उठीं। उसने एक निश्चित दिशा में इशारा किया और कहा, कोई आ रहा है। ये सुनकर श्यामा, मनस्वी और अन्य लोग भी चौंक गए और उन्होंने उस दिशा में देखा। सच में, उन्होंने एक प्रकाश की किरण को उनकी ओर तेजी से आते हुए देखा। बद से बदतर स्थिति के लिए तैयार हो जाओ और लड़ने के लिए कमर कस लो, विमला ने चिल्लाया। इस आदेश के साथ सभी का भाव गंभीर हो गया और उन्होंने गुप्त रूप से अपनी सोची को प्रवाहित करना शुरू कर दिया। सबसे अच्छा तो यही होगा कि आने वाला व्यक्ति अर्जुन हो, लेकिन अगर वह सुरेंद्र हुआ तो उन्हें मरते दम तक लड़ना होगा। थोड़ी देर बाद प्रकाश की वह किरण ज्यादा दूर नहीं थी। श्यामा खुशी से चिल्ला उठी, ये भाई हैं, ये भाई हैं। जब उसने देखा कि प्रकाश में छिपी हुई आकृति अर्जुन की थी, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल से एक बड़ा पत्थर हट गया हो। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर आराम कर रहा है। जब अर्जुन डेक पर उतरा तो सभी ने खुशी से उसका अभिवादन किया और उसका हालचाल पूछा, खासकर श्यामा ने। वह अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखती रही, चिंतित थी कि कहीं उसका कोई हाथ या पैर गायब तो नहीं है। लेकिन चारों ओर देखने के बाद उन्होंने पाया कि अर्जुन न केवल सुरक्षित था, बल्कि वह पूरे जोश में भी था। वे सब एक पल के लिए भ्रमित हो गए। आखिरकार अर्जुन सुरेंद्र से लड़ने के लिए पीछे रुक गया था। अगर वह एम्परर रेल्म के एक योद्धा से बच भी निकला तो भी उसे इतनी अच्छी स्थिति में नहीं होना चाहिए था, है ना? वह सुरेंद्र कहाँ है? विमला ने संदेह से पूछा। साथ ही उसने उस दिशा में देखा जहां से अर्जुन आया था, इस डर से कि सुरेंद्र फिर से प्रकट न हो जाए। वह मर चुका है, चिंता न करें। अर्जुन मुस्कुराया। मर चुका? विमला की सुंदर आंखें फैल गईं। वह अनजाने में चिल्ला उठी, वह कैसे मरा? जैसे ही उसने सवाल पूछा, उसे एहसास हुआ कि वह कितनी मूर्खतापूर्ण बात कर रही थी। अर्जुन सुरेंद्र से निपटने के लिए रुका था और अब जब अर्जुन लौट आया है तो सुरेंद्र मर चुका है। उसका अंत और कैसे हो सकता था? ये स्पष्ट था कि अर्जुन ने ही उसे मारा है। इस बात का एहसास होते ही विमला का दिल सदमे से भर गया। हालांकि उसने अर्जुन को डाउसोस रेल्म के स्वामियों को सब्जी काटने जितनी आसानी से मारते हुए देखा था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह एम्परर रेल्म के व्यक्ति को भी मारने में सक्षम होगा। वह किस तरह की स्वर्ग विरोधी कल्टिवेशन मेथड और गुप्त तकनीक की खेती करता था? उसके पास किस तरह का आर्टिफैक्ट था जिसने उसे ऐसा कारनामा करने की अनुमति दी? अर्जुन ने कहा, वह व्यक्ति पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, इसलिए उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी, लेकिन वह खुद को बहुत महान समझता रहा, इसलिए वह मर गया। उसकी व्याख्या सुनकर विमला ने अकारण ही राहत की सांस ली और अपने मन में सोचा, तो सुरेंद्र पहले से ही घायल था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह अर्जुन के हाथों मारा गया। अगर पूर्ण शक्ति वाला एम्परर रेल्म भी अर्जुन का विरोधी नहीं होता तो यह मानना बहुत अविश्वसनीय होता। लेकिन तब भी विमला अर्जुन की ताकत से इनकार नहीं कर सकी। एक घायल एम्परर रेल्म अभी भी एम्परर रेल्म ही होता है, और जैसा कि कहा जाता है, एक भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है, लेकिन अर्जुन फिर भी उसे मारने में सक्षम था।
वह निश्चित रूप से सबसे उत्कृष्ट डाओसोस रेल्म मास्टर था जिसे उसने अपने जीवन में कभी देखा था। मदनेंद्र, मेरी माननीय मास्टर कहाँ हैं? मनस्वी ने चिंतित होकर पूछा। क्या आपने उनकी तरफ की स्थिति देखी? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और उसे दिलासा दिया। तुम्हें वरिष्ठ हिमवर्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह निश्चित रूप से ठीक होंगी। चलो चलते रहें, वरिष्ठ हिमवर्षा हमें पकड़ लेंगी। उसे इतना आत्मविश्वासी देखकर मनस्वी और अन्य आइस हार्ट पवेलियन शिष्यों ने अकारण ही अधिक आत्मविश्वास महसूस किया। उन्हें लगा कि उनकी माननीय मास्टर निश्चित रूप से सूर्येंद्र से निपटने में कोई समस्या नहीं होगी। जल्द ही सभी केबिन में प्रवेश कर गए और आगे बढ़ते रहे। अगले कुछ दिनों तक ये कहा जा सकता है कि सब शांत रहा। कभी कभी उनका सामना कुछ अज्ञानी सी बीस्ट से होता जो उन्हें परेशान करने आते थे, लेकिन अर्जुन के नेतृत्व में उन्हें आसानी से खदेड़ दिया गया या मार दिया गया। अब तक वे पहले ही क्लियर स्काई आइलैंड से काफ़ी दूर आ चुके थे। वे पहले ही सॉलिटरी वॉइड सी की गहराई तक पहुंच चुके थे। लेकिन कुछ दिनों बाद भी हिमवर्षा कहीं दिखाई नहीं दी। इससे मनस्वी और अन्य लोग चिंतित हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कहीं उनकी माननीय मास्टर के साथ कुछ हो तो नहीं गया। अर्जुन भी उलझन में था। तर्क के अनुसार हिमवर्षा पहले ही अपनी चरम स्थिति में वापस आ चुकी थी और उसके पास कई हाई रैंक 100 रेवोल्यूशंस एम्परर युआन पिल्स थे जिन्हें उसने परिष्कृत किया था। वह सूर्येंद्र से कैसे हार सकती थी? उसने मूल रूप से सोचा था कि हिमवर्षा जल्दी से सूर्येंद्र को पीछे हटने पर मजबूर कर देगी और फिर उनसे जुड़ने के लिए वापस आ जाएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि स्थिति उसकी कल्पना से थोड़ी अलग थी। सूर्येंद्र से निपटना जितना उसने उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक कठिन लग रहा था। अर्जुन को हिमवर्षा से सील्ड वर्ल्ड के निकास का स्थान पहले ही पता चल चुका था, इसलिए अगर हिमवर्षा वापस नहीं भी आती तो भी उसके पास सभी को बाहर निकालने की क्षमता थी। लेकिन हिमवर्षा आइस हार्ट वैली की एंसेस्ट्रल फाउंडर थी और वह उसी स्टार टेरिटरी से आई थी जहां से वह आया था, इसलिए उन दोनों के बीच कुछ संबंध था। अर्जुन उसे यहाँ छोड़कर जाना नहीं चाहता था। अपने दिल की गहराई में वह अभी भी उसे अपने साथ इस जगह से बाहर निकलते हुए और स्टार बाउंड्री लौटते हुए देखने की उम्मीद कर रहा था। वह पिछले कुछ दिनों से डेक पर ही रह रहा था। पहला, वह समुद्र में सी बीस्ट से रक्षा कर रहा था और दूसरा, वह जल्द से जल्द हिमवर्षा का निशान देखना चाहता था। 5 दिनों तक अर्जुन को वह नहीं मिला जो वह चाहता था। इस दिन वह डेक से दूर देख रहा था जब मनस्वी अचानक केबिन से बाहर भागी और चिंता से कहा, मदनेंद्र, क्या हुआ? अर्जुन जब उसके चेहरे का भाव देखा तो वह चौंक गया। उसे नहीं पता था कि उसे इतना चिंतित करने के लिए क्या हुआ था। मनस्वी ने बेचैनी से कहा, माननीय मास्टर ने मदद के लिए एक संदेश भेजा है। वह मुसीबत में है। बोलते समय उसने अपने हाथ में मौजूद कम्युनिकेशन आर्टिफैक्ट को अर्जुन को सौंप दिया। अर्जुन का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत उसे ले लिया। अपने डिवाइन सेंस से जांच करने और पुष्टि करने के बाद कि मनस्वी सच कह रही थी, वह तुरंत घूम गया और समुद्र में कूद गया। साथ ही उसने कहा, मैं उन्हें लेने जा रहा हूं। अर्जुन की आकृति तेजी से चमकी जैसे वह आगे पीछे कर रहा हो। मनस्वी अर्जुन के साथ जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, अर्जुन गायब हो गया। जहाज से 3000 किलोमीटर दूर समुद्र के ऊपर एक हल्की सी रोशनी उड़ रही थी। रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो वह किसी भी समय गायब हो सकती थी। प्रकाश में लिपटी हुई एक युवा लड़की की आकृति थी। यह कोई और नहीं बल्कि हिमवर्षा ही थी। हालांकि इस समय हिमवर्षा अत्यंत दयनीय लग रही थी। उसके मूल रूप से शुद्ध सफ़ेद कपड़े खून से लाल हो चुके थे और उसका सुंदर चेहरा कागज़ के पन्ने जैसा पीला था। उसके नाजुक शरीर में ऊर्जा का उतार चढ़ाव रुक रुक कर हो रहा था और वह एक ऐसे दीपक की तरह लग रही थी जिसका तेल खत्म होने वाला हो। एक थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर के रूप में उसे शायद ही कभी ऐसे संकट का सामना करना पड़ा हो। ये कहा जा सकता है कि एम्परर रेल्म तक पहुंचने के बाद ये सबसे गंभीर चोट थी जो उसने कभी उठाई थी। समुद्र पर रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी। नीचे के सी बीस्ट्स खून की गंध से आकर्षित होते प्रतीत हो रहे थे और कीड़ों की तरह उसका पीछा कर रहे थे।
जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक सी बीस्ट जमा होते गए। वह आगे उड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन अंत में जब वह और नहीं संभल पाई तो उसने मदद के लिए अपनी शिष्या को एक संदेश भेजा। उसके शरीर में ऊर्जा का आखिरी अंश भी सूख गया। हिमवर्षा ने ऊपर अंतहीन समुद्र की ओर देखा और अपने दिल में एकांत का स्पर्श महसूस किया। उसने हैंग लुओ स्टार फील्ड से स्टार बाउंड्री तक बहुत मेहनत की थी। उसने थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म तक खेती की थी, लेकिन आज उसे मछलियों द्वारा खा लिया जाने वाला था। मरने का ये तरीका थोड़ा बहुत घटिया था। हालांकि जीवन और मृत्यु के इस क्षण में उसका भाव अभी भी शांत और दृढ़ था। वह बिल्कुल भी घबराई नहीं थी, मानो वह मौत का सामना नहीं कर रही थी, बल्कि जीवन की एक यात्रा का सामना कर रही थी। टिमटिमाती रोशनी आखिरकार टूट गई। हिमवर्षा में अब आगे उड़ने की ताकत नहीं थी। उसका शरीर थोड़ा सा लड़खड़ाया और वह उल्टी होकर समुद्र में गिर पड़ी। नीचे उसका पीछा कर रहे सी बीस्ट्स को कुछ पूर्वाभास हो गया था। वे सब उत्साहित हो गए और समुद्र को हिला दिया। वे सब अपने खूनी मुंह खोलकर भोजन का स्वागत करने के लिए तैयार थे। जैसे ही हिमवर्षा एक जानवर के मुंह में गिरने वाली थी, अचानक हिमवर्षा के नीचे एक आकृति प्रकट हुई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। फिर अपने पैर को मारकर वह ऊपर कूद गया। अर्जुन ने एक नज़र में देखा कि हिमवर्षा की वर्तमान स्थिति चिंताजनक थी। उसका हाथ ठंडा और गीला था। वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका, वह ऐसी कैसे हो गईं? उसे उम्मीद नहीं थी कि हिमवर्षा और सूर्येंद्र के बीच लड़ाई के बाद वह इतनी दयनीय स्थिति में होगी। वह नहीं जानता था कि सूर्येंद्र जिंदा था या मर चुका था, लेकिन अगर हिमवर्षा ऐसी स्थिति में थी तो सूर्येंद्र की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं होगी। अगर वह मरा नहीं भी होगा तो शायद उसमें पीछा करना जारी रखने की ताकत नहीं होगी। अर्जुन की बाहों में पकड़ी हुई हिमवर्षा ने अपनी कमजोर पलकें खोलीं और उसकी ओर देखा। उसे समझ आया कि उसे अर्जुन ने बचाया है। उसने तुरंत उसे कृतज्ञता से देखा और कमजोर स्वर में कहा, मुझे ठीक होने की जरूरत है, मुझे वापस ले चलो। उसकी आवाज़ मच्छर के भिनभिनाहट जितनी धीमी थी। जाहिर है वह बहुत कमजोर थी। अगर अर्जुन उसके काफ़ी करीब नहीं होता तो शायद वह सुन भी नहीं पाता कि उसने क्या कहा। वरिष्ठ, चिंता न करें, बस ठीक होने पर ध्यान केंद्रित करें। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने पाया कि हिमवर्षा ने अपनी सुंदर आंखें बंद कर ली थीं और वह बेहोश हो चुकी थी। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और जहाज की ओर वापस जाने के लिए मुड़ गया। एक धूपबत्ती जलने के समय बाद अर्जुन जहाज पर लौट आया। मनस्वी और अन्य लोग डेक पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस समय अर्जुन को हिमवर्षा को ले जाते हुए देखकर और यह न जानते हुए कि हिमवर्षा मर चुकी थी या जिंदा थी, उनके दिल में उथल पुथल मच गई और उनके सुंदर चेहरे पीले पड़ गए। अर्जुन ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ के जीवन को कोई खतरा नहीं है, वह बस बहुत कमजोर हैं। मैंने उन्हें कुछ हीलिंग स्पिरिट पिल्स दी हैं। जूनियर सिस्टर मनस्वी, वरिष्ठ को केबिन में ले जाओ और उनकी अच्छी देखभाल करो। ठीक है। मनस्वी को इस क्षण समझ नहीं आया कि क्या करना है। उसने वही किया जो अर्जुन ने कहा। हिमवर्षा को अर्जुन से लेने के बाद वह जल्दी से आइस हार्ट पवेलियन की कुछ शिष्याओं के साथ अपनी माननीय मास्टर को केबिन में ले गई और सावधानीपूर्वक उनके लिए व्यवस्था की। उनके जाने के बाद विमला पास आए और पूछा, सूर्येंद्र का क्या? क्या आपको सूर्येंद्र की वर्तमान स्थिति पता है? अर्जुन ने सिर हिलाया और गहरे स्वर में कहा, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन चूंकि वरिष्ठ हिमवर्षा ऐसी स्थिति में है, इसलिए सूर्येंद्र की स्थिति भी खराब होने की संभावना है। चिंता मत करो, वह हमारा पीछा नहीं करेगा। ये सुनकर विमला ने राहत की सांस ली। अगर सूर्येंद्र ने इस समय उनका पीछा किया होता तो जहाज पर मौजूद लोग उसे रोक नहीं पाते। हालांकि अर्जुन ने सुरेंद्र को मार डाला था, लेकिन अगर वह वास्तव में सूर्येंद्र का सामना करता तो बचने का कोई मौका नहीं था। सूर्येंद्र एक थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर था। जहाज चलता रहा। हिमवर्षा की अप्रत्याशित चोट के कारण सभी का मूड थोड़ा उदास लग रहा था। आइसहार्ट पवेलियन के कुछ लोग कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। वे जहाज के केबिन में हिमवर्षा की देखभाल कर रहे थे।
अर्जुन ने उन्हें जल्दबाजी में परेशान नहीं किया। ये हिमवर्षा के ठीक होने का एक महत्वपूर्ण समय था। एक थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर के रूप में उसके पास निश्चित रूप से अपने स्वयं के उपचार के तरीके थे, इसलिए उसे उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। पूरे 3 दिन बाद हिमवर्षा जागी। उसने सबसे पहले जो काम किया वह मनस्वी को अर्जुन को बातचीत के लिए अंदर बुलाने के लिए कहना था। कमरे के अंदर अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया, उसे खोला और अंदर प्रवेश किया। हिमवर्षा बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी पीला था और उसकी आभा कमजोर थी। 3 दिन आराम करने के बाद वह काफ़ी बेहतर थी, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में उसे अभी भी कुछ समय लगेगा। अर्जुन को देखकर उसने एक मुस्कान निकाली और हाथ हिलाया, यहाँ आओ। अर्जुन बिस्तर के पास गया और चिंता से पूछा, वरिष्ठ, आप कैसा महसूस कर रही हैं? हिमवर्षा ने कमजोर स्वर में कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे धीरे धीरे ठीक होने की ज़रूरत है। इस बार मुझे वास्तव में तुम्हारा धन्यवाद करना है। अगर अर्जुन महत्वपूर्ण क्षण पर समय पर नहीं आया होता तो वह शायद मछली द्वारा खाई गई होती। ये निश्चित रूप से वह तरीका नहीं था जिससे वह मरना चाहती थी। उसकी तरह का एक शक्तिशाली योद्धा किसी अन्य शक्तिशाली योद्धा के हाथों मरना पसंद करेगा बजाय इसके कि उसे एक सी बीस्ट निगल जाए। अर्जुन ने सिर हिलाया, मैंने कुछ नहीं किया। वरिष्ठ अपनी ही ताकत के कारण सुरक्षित वापस आने में सक्षम थीं। वह एक पल के लिए रुका और घबराकर पूछा, क्या सूर्येंद्र मर चुका है या जिंदा है? हिमवर्षा ने धीरे से कहा, वह मर चुका है। निश्चित रूप से, हालांकि अर्जुन ने उम्मीद की थी कि सूर्येंद्र का भाग्य कोई बेहतर नहीं होगा। अब जब उसने हिमवर्षा को व्यक्तिगत रूप से उसकी मृत्यु की पुष्टि करते हुए सुना तो उसे राहत मिली। अब जब सूर्येंद्र मर चुका था तो कोई भी उन्हें सॉलिटरी वॉइड सील्ड वर्ल्ड छोड़ने से नहीं रोक सकता था। अब केवल एक ही खतरा बचा था जो इस समुद्र में छिपा हुआ था, और जब तक वे इसे सुरक्षित रूप से पार कर सकते थे वे निकास तक पहुंचने में सक्षम होंगे। हिमवर्षा ने अर्जुन की ओर कृतज्ञता से देखा, हम इस लड़ाई को जीत पाए। ये तुम्हारी परिष्कृत की गई 100 रेवोल्यूशंस एम्परर युआनपिल के कारण हुआ। सूर्येंद्र की वास्तविक ताकत मेरी ही तरह थी। अगर तुमने परिष्कृत की गई 100 रेवोल्यूशंस एम्परर युआनपिल नहीं होती तो मैं उसे मार नहीं पाती। मैं उसे अंतिम क्षण में मार नहीं पाती, इसलिए मुझे वास्तव में तुम्हारा धन्यवाद करना है। उसने एक बार फिर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मुंह खोला। स्पष्ट रूप से यह उसके दिल की गहराई से था। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि जीत की कुंजी 100 रेवोल्यूशंस एम्परर युआनपिल होगी जिसे उसने हिमवर्षा के लिए तैयार किया था। उस समय उसने इसे केवल एहतियात के तौर पर परिष्कृत किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह एक बुद्धिमान निर्णय था। अगर हिमवर्षा के पास 100 रेवोल्यूशंस एम्परर युआनपिल नहीं होती तो वह शायद वापस भी नहीं आ पाती। भले ही वह सूर्येंद्र को मार सकती तो भी वह शायद उसके साथ घसीटी जाती। मैं कुछ समय के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाऊंगी, अन्यथा मैं कुछ छिपे हुए खतरे पीछे छोड़ सकती हूँ। इसलिए तुम्हें यात्रा के बाकी हिस्सों के लिए सावधान रहना होगा। जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, हिमवर्षा ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ, चिंता न करें और ठीक हो जाएं। मैं आप सभी को बाहर ले आऊंगा। हिमवर्षा के पीले चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। तुम एक बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति हो, तो मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। हिमवर्षा को अभी भी ठीक होना था, इसलिए अर्जुन उसके साथ ज्यादा देर नहीं रुका। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने खुद ही वहां से जाने की पहल की। 2 दिन बाद जब समुद्र की सतह पर जलस्तंभों का चमत्कारी दृश्य दिखाई दिया तो अर्जुन ने सीकिंग शटल को बुलाया और सभी को उस पर स्थानांतरित कर दिया। वे सॉलिटरी वॉइड सील्ड वर्ल्ड को छोड़ना चाहते थे। सीकिंग शटल निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि केवल इस पर निर्भर रहकर ही वे निकास तक पहुंच सकते थे। सीकिंग शटल को अर्जुन ने पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया था, इसलिए अर्जुन सभी प्रकार के प्रतिबंधों और स्पिरिट एरे से परिचित था, इसलिए इसे नेविगेट करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। जहाज के विपरीत सीकिंग शटल समुद्र के नीचे यात्रा करता था।
ये ठीक इसी कारण था कि यह समुद्र की सतह पर हर जगह मौजूद जलस्तंभों से बच सकता था। सीकिंग शटल की गति निश्चित रूप से धीमी नहीं थी। वास्तव में यह अर्जुन के जहाज से भी तेज थी। निर्माणेश के अज्ञात मास्टर ने सीकिंग शटल को परिष्कृत करने में बहुत प्रयास किया था। उन्होंने इस पर अनगिनत व्यवहारिक और सरल एरेज अंकित किए थे, इसलिए समुद्र के नीचे भी शटल अभी भी चलने में सक्षम था। समुद्र के नीचे भी शटल के अंदर के लोग अभी भी कुछ स्पिरिट एरेज के प्रतिबिंबों के माध्यम से अपने चारों ओर के दृश्यों और चमत्कारों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। बस इतना था कि समुद्र के नीचे रोशनी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वे बहुत दूर तक नहीं देख सकते थे। रंग बिरंगी मछलियों के झुंड और आगे पीछे भागते हुए बड़े और छोटे सी बीस्ट्स ने जहाज पर मौजूद लोगों को कई दिनों तक बड़ी रुचि से उनका अध्ययन करने के लिए मजबूर किया। हालांकि विमला और अन्य लोग पूरे साल समुद्र में बाहर रहे थे, लेकिन उन्होंने समुद्र के नीचे के दृश्य को कभी नहीं देखा था। अब जब उन्होंने इसे देखा तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसका आनंद लिया। रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई। कभी कभी कुछ सी बीस्ट्स परेशानी की तलाश में आते थे, लेकिन वे सभी सीकिंग शटल पर स्थापित स्पिरिट स्टोन कैनन्स द्वारा नष्ट कर दिए जाते थे। स्पिरिट स्टोन कैनन्स बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी खपत भी कम नहीं थी। एक शॉट में 10,000 मिड रैंक सोर्स क्रिस्टल्स का खर्च आता था। हालांकि अर्जुन के पास सोर्स क्रिस्टल्स की कमी नहीं थी, इसलिए अग्नेश, जो स्पिरिट स्टोन कैनन्स का प्रभारी था, को गोली चलाने में बहुत खुशी होती थी। किसी भी सी बीस्ट्स ने आक्रमण करने की हिम्मत की तो उन्हें पूरी तरह से मार दिया जाता था। कमजोर वाले सीधे खूनी धुंध में उड़ जाते थे, एक शव भी नहीं बचता था। मजबूत वाले केवल अपने सिर को ढंक कर भाग सकते थे, सीकिंग शटल के करीब आने में असमर्थ थे। सहज यात्रा के बाद सभी अच्छे मूड में थे। वे अब 1 महीने से समुद्र के नीचे यात्रा कर रहे थे और कोई नहीं जानता था कि उन्होंने कितनी दूर यात्रा की थी। हालांकि वे अभी भी निकास तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए वे चिंतित और असहज महसूस किए बिना नहीं रह सके। इस दिन अर्जुन, जो मार्ग को ठीक कर रहा था, ने अचानक एक चटकने की आवाज़ सुनी। वह चौंक गया और तुरंत जांच करने के लिए अपना डिवाइन सेंस जारी किया। उसके बगल में विमला का सुंदर चेहरा भी बदल गया और उसने जल्दी से पूछा, भाई अर्जुन, क्या हमारा सीकिंग शटल चटक गया? मैंने कुछ सुना है, अर्जुन ने उदास चेहरे के साथ कहा। ये चटक गया। विमला चौंक गई और पूछा, फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर सीकिंग शटल नष्ट हो जाता है तो हमारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। वे समुद्र की गहराई में थे। अगर सीकिंग शटल नष्ट हो जाता तो वे सतह तक उड़ने में सक्षम नहीं हो पाते। अगर वे भाग्यशाली रहे और सतह तक उड़ पाए तो भी सर्वव्यापी और शक्तिशाली जलस्तंभ उनकी कब्र बन जाते। वह एक बाधा थी जिसे थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर भी पार नहीं कर सकते थे, तो वे डाओसोस रेल्म के साधक कैसे सुरक्षित रह सकते थे? चिंता मत करो, हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं। हालांकि अर्जुन विमला को दिलासा दे रहा था, लेकिन वह भी आत्मविश्वास में नहीं था। आखिरकार ये सीकिंग शटल उसके द्वारा नहीं बनाया गया था, इसलिए वह नहीं जानता था कि यह कितने समय तक चल सकता है। अब हम निकास से कितनी दूर हैं? विमला ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन हमें दूर नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने उनके चारों ओर के स्पिरिट अरे की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुमने ध्यान दिया है? कल से यहाँ सी बीस्ट्स कम हो गए हैं। मैंने पिछले 2 घंटों में एक भी सी बीस्ट नहीं देखा है। इसके अलावा यहाँ का दबाव मजबूत होता जा रहा है और पानी का एक असामान्य प्रवाह है जो एक निश्चित दिशा में इकट्ठा हो रहा है। जब तक हम प्रवाह का पालन करते हैं, हम आसानी से निकास तक पहुँचने में सक्षम होंगे। विमला ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें भरोसा है? 70%, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। विमला ने धीरे से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि चूंकि वे पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुके थे, इसलिए अब कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं था। अब वे केवल ये प्रार्थना कर सकते थे कि सीकिंग शटल निकास तक पहुंचने से पहले नष्ट न हो जाए। जब अन्य लोगों ने उन दोनों के बीच बातचीत सुनी तो उन्हें भी समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ।
शटल में माहौल अचानक गंभीर हो गया और हर कोई घबराया हुआ लग रहा था, जैसे वे गुप्त रूप से अपने दिल में प्रार्थना कर रहे थे। अर्जुन ने सी किंग शटल को मुड़ने और पानी के प्रवाह का पालन करने के लिए नियंत्रित किया। आधे दिन बाद शटल में कहीं से चटकने की एक और श्रृंखला की आवाज़ आई, जिससे सभी की पहले से ही तनावपूर्ण नसें और भी अधिक बेचैन हो गईं। जैसे ही सी किंग शटल आगे बढ़ा, आसपास का समुद्री जल और अधिक हिंसक रूप से बहने लगा और दबाव मजबूत होता गया। चटकने की आवाज़ें लगातार बजती रहीं। अर्जुन का दिमाग अभी भी सी किंग शटल से जुड़ा हुआ था और उसने देखा कि यह अधिक से अधिक क्षतिग्रस्त हो रहा था। यह देखकर कि यह ज़्यादा से ज़्यादा आधे दिन तक ही टिक सकता था, उसने निर्माणेश के मृत मास्टर को अपने दिल में कोसा। उस बूढ़े व्यक्ति को इसे परिष्कृत करते समय बहुत लापरवाह होना चाहिए था और वास्तव में एक दोषपूर्ण उत्पाद को परिष्कृत कर दिया था। ये वास्तव में एक आपदा थी। हालांकि चूंकि वे पहले ही यहाँ तक आ चुके थे, इसलिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन केवल पूरी गति से सी किंग शटल को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। आधे दिन बाद अर्जुन, जो आसपास के आंदोलनों पर पूरा ध्यान दे रहा था, अचानक उत्साहित हो गया। स्पिरिट अरे प्रोजेक्शन में से एक को देखकर वह चिल्लाया, हम यहाँ हैं। जब वह चिल्लाया तो सभी ने उसकी टकटकी का पालन किया और स्पिरिट अरे प्रोजेक्शन को देखा। वहाँ समुद्र की गहराई में एक विशाल भंवर तेजी से घूम रहा था। ये भंवर इतना भयंकर था कि ऐसा लगता था कि यह स्वर्ग और पृथ्वी को निगल सकता है। बस इसे देखने से ही लोगों को घुटन महसूस होती थी। अगर वे वास्तव में इसमें कूद गए तो कौन जानता था कि वे अपनी हड्डियों को भी छोड़े बिना मर जाएंगे या नहीं। भाई अर्जुन, ये निकास है। विमला का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने घबराहट में पूछा। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया और इसके बजाय हिमवर्षा की ओर अपनी टकटकी घुमाई, जो खबर सुनकर तेजी से आई थी। हिमवर्षा ने सिर हिलाया और कहा, ये निकास है। अगर हम इसमें कूदते हैं तो हम सॉलिटरी वॉइड सील्ड वर्ल्ड को छोड़ सकते हैं। उसने ऐसी गंभीर शपथ ली जिससे सभी के संदेह दूर हो गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उसे निकास के बारे में जानकारी कहाँ से मिली। हिमवर्षा एक थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर थी। उसके लिए उन्हें धोखा देना असंभव था। मैं इस भंवर में स्पेस फोर्स के उतार चढ़ाव को भी महसूस कर सकता हूँ, अर्जुन ने जोड़ा। वह डाउ ऑफ स्पेस में निपुण था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में अधिक चीज़ों को समझ सकता था। इस विशाल भंवर का अंदर का भाग किसी अन्य स्थान से जुड़ा हुआ प्रतीत होता था, जिससे उसके डिवाइन सेंस के लिए दूसरी तरफ की स्थिति का पता लगाना असंभव हो गया था। इस निकास का स्थान एक यादृच्छिक स्थान से जुड़ा हुआ है। जब हम बाद में बाहर जाएंगे तो हम स्टार बाउंड्री में किसी भी स्थान पर पहुंच सकते हैं। हमें खतरे का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें, हिमवर्षा ने सलाह दी। समझ गए, श्यामा और अन्य लोगों ने भारी सिर हिलाया। कच! इस क्षण चारों ओर से स्पष्ट और कुरकुरी आवाज़ों का एक विस्फोट अचानक आया, जो घना और निरंतर था। जब सभी ने ये सुना तो उनके चेहरे बहुत बदल गए। अर्जुन ने तो यहाँ तक कहा, अच्छा नहीं, सी किंग शटल रहने वाला है। ये कहकर उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल सी किंग शटल को नियंत्रित करने और भंवर में कूदने के लिए किया। जैसे ही वे भंवर में प्रवेश किया, सी किंग शटल को एक विशाल बल द्वारा संचालित किया गया और घूमने लगा। निर्माणेश के मास्टर ने अपना पूरा जीवन परिष्कृत करने में खर्च किया था। यह आर्टिफैक्ट भी इस क्षण टूट गया, जिससे अर्जुन के साथ इसका संबंध टूट गया। चीखें सुनाई दी जैसे मनस्वी और अन्य लोग डर से पीले पड़ गए। उन सभी ने सोचा कि उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और वे यहीं दफन हो जाएंगे। महत्वपूर्ण क्षण पर एक शक्तिशाली बल अचानक बाहर निकल आया, एक अदृश्य बल में बदल गया जिसने सभी को घेर लिया और चारों ओर से आने वाले गला घोंटने वाले बल का विरोध किया। अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और हिमवर्षा को एक गंभीर भाव के साथ देखा। उसने सभी की रक्षा के लिए अपने कोमल शरीर में एम्परर ची को प्रेरित किया क्योंकि उसकी आकृति तेजी से चमकी और सभी के साथ भंवर के केंद्र में कूद गई। स्टार बाउंड्री में कहीं समुद्र के ऊपर अचानक एक विशाल भंवर अजीब तरह से प्रकट हुआ। ये भंवर बिना किसी चेतावनी के प्रकट हुआ, लेकिन जब ये प्रकट हुआ
तो इसने 100 किलोमीटर के दायरे में समुद्री जल को हिला दिया। यह इतना शक्तिशाली था कि आसपास के सी बीस्ट्स पक्षियों की तरह बिखर गए। फिर भंवर से कई आकृतियां अचानक बाहर निकल आईं और सभी दिशाओं में बिखर गईं। इन लोगों में पुरुष और महिलाएं थीं और उनकी खेती असमान थी। उन सभी को ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक बड़ी आपदा का सामना किया हो। उनके चेहरे पीले थे और बचे हुए डर से भरे हुए थे। अचानक समुद्र के ऊपर प्रकट होकर सभी चकरा गए जैसे वे खाली आंखों से चारों ओर देख रहे थे। ये लोग स्वाभाविक रूप से अर्जुन और अन्य लोग थे जो सॉलिटरी वॉइड सील्ड वर्ल्ड से भाग निकले थे। जब सी किंग शटल ढह गया तो हिमवर्षा ने सभी की रक्षा के लिए अपनी शक्तिशाली एम्परर का इस्तेमाल किया। तभी वह अंतिम क्षण में सभी को बाहर लाने में सक्षम थी। अन्यथा इस समूह से 3 से अधिक लोग भाग नहीं पाते। वाह! हिमवर्षा ने अपना मुंह खोला और एक मुंह भर खून थूका। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी अपनी एम्परर का जो जबरन इस्तेमाल किया था उसने उसकी पिछली चोटों को और बढ़ा दिया था। मनस्वी और अन्य सभी पीले पड़ गए और स्थिति की जांच करने के लिए आगे बढ़े। अर्जुन भी जल्दी से आया और घबरा कर पूछा, वरिष्ठ, क्या आप ठीक हैं? हिमवर्षा ने अपना हाथ हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह हवा के बीच में पालथी मारकर बैठ गई और अपनी गुप्त कला को प्रसारित करने के लिए एक हाथ की मुहर बनाई। ये देखकर कि वह अपने घावों के उपचार के लिए जल्दबाजी में थी, अर्जुन ने जल्दी से कहा, सभी फैल जाओ और चारों ओर पहरा दो। वरिष्ठ को परेशान न होने दें। ये सुनकर सभी जल्दी से हिमवर्षा के चारों ओर फैल गए। भाई, क्या हमने वह जगह छोड़ दी है? श्यामा अर्जुन के करीब आए और अनिश्चित रूप से पूछा, क्योंकि यह जगह अभी भी विशाल समुद्र थी। वह नहीं जानती थी कि यह स्टार बाउंड्री था या सॉलिटरी वॉइड सील्ड वर्ल्ड। अगर वे नहीं निकल पाए तो उन्हें अपने बाकी जीवन के लिए सॉलिटरी वॉइड सील्ड वर्ल्ड में रहना पड़ सकता है। अर्जुन ने कुछ देर सोचा। वह नहीं जानता था कि यह सॉलिटरी वॉइड सील्ड वर्ल्ड था या नहीं, लेकिन जल्द ही उसने आसपास की वर्ल्ड एनर्जी को अवशोषित करने की कोशिश की और पाया कि कोई बाधा नहीं थी। अर्जुन बहुत खुश हुआ और कहा, यह सॉलिटरी वॉइड सील्ड वर्ल्ड नहीं है। ये सुनकर श्यामा की सुंदर आंखें तुरंत चमक उठीं। अर्जुन मुस्कुराया, यहाँ की वर्ल्ड एनर्जी सॉलिटरी वॉइड सील्ड वर्ल्ड की तुलना में पतली है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई अजीब डिसरप्शन फोर्स नहीं है। सॉलिटरी वॉइड सील्ड वर्ल्ड डिसरप्शन फोर्स से भरा हुआ था, जिससे किसी भी साधक के लिए वर्ल्ड एनर्जी को अवशोषित करना असंभव हो गया था। वे केवल विशेष स्पिरिट प्योरीफाइंग एरेज पर निर्भर रह सकते थे, लेकिन यहाँ अर्जुन आसानी से आसपास की वर्ल्ड एनर्जी को अवशोषित कर सकता था, जो इस बात का सबसे अच्छा प्रमाण था कि उसने सॉलिटरी वॉइड सील्ड वर्ल्ड छोड़ दिया था। हम वास्तव में निकल गए। श्यामा बहुत खुश थी। विमला और अन्य लोगों ने उनकी बातचीत सुनी। उनके चेहरे भी अविश्वसनीयता से भरे हुए थे। वे इतने सालों से सॉलिटरी वॉइड सील्ड वर्ल्ड में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक दिन बाहर निकलकर स्टार बाउंड्री लौट सकेंगे। लेकिन अब यह असंभव इच्छा वास्तव में सच हो गई थी। इससे विमला और अन्य लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका पुनर्जन्म हुआ हो, और वे सभी इतने उत्साहित थे कि वे खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए। अगर यह सॉलिटरी वॉइड सील्ड वर्ल्ड नहीं है तो ये जगह क्या है? श्यामा ने पूछा। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, एस्ट्रल बाउंड्री में 4 क्षेत्र हैं। पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर हर क्षेत्र में एक समुद्र है, लेकिन मेरा अनुमान है कि यह उत्तरी क्षेत्र है। क्यों? श्यामा ने उत्सुकता से अर्जुन को देखा, यह नहीं जानते हुए कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया और कहा, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि यह जगह असामान्य रूप से ठंडी है? पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में शायद ही कभी ऐसा वातावरण होता है। केवल उत्तरी क्षेत्र, जो पूरे साल बर्फ और बर्फ से ढका रहता है, इतना ठंडा होगा। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान था, अर्जुन को लगा कि यह सच्चाई से बहुत दूर नहीं था। वह 1000 लीव्स सेक्ट से पूर्वी क्षेत्र के नेदरवर्ल्ड सेक्ट में जाने के इरादे से रवाना हुआ था ताकि धर्मराज को छोटे के ठिकाने के बारे में पूछताछ कर सके, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी तक पूर्वी क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचा था। वह वास्तव में उत्तरी क्षेत्र में आ गया था।
स्वर्ग वास्तव में अप्रत्याशित थे और भाग्य लोगों के साथ खेल रहा था। भाई अर्जुन, तुम कह रहे हो कि यह उत्तरी क्षेत्र है? मनस्वी ने अर्जुन को देखा और उत्तेजित होकर पूछा। ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया। हमारा पंथ उत्तरी क्षेत्र में है। मनस्वी और अन्य सीनियर सिस्टर्स ने एक दूसरे को देखा और जयकार की। उन्हें सॉलिटरी वॉइड सील्ड वर्ल्ड में हिमवर्षा द्वारा शिष्या के रूप में स्वीकार किया गया था, और हालांकि उन्होंने आइस हार्ट पवेलियन की शिष्या होने का दावा किया था, हिमवर्षा ने पहले ही मनस्वी और अन्य लोगों को अपने मूल के बारे में बता दिया था। वे सभी जानते थे कि उनकी माननीय मास्टर उत्तरी क्षेत्र में आइस हार्ट वैली की एंसेस्ट्रल फाउंडर थीं। मनस्वी और अन्य लोगों को उस पंथ के लिए लगभग पवित्र लालसा थी जहां वे कभी नहीं गए थे, इस उम्मीद में कि एक दिन वे अपनी माननीय मास्टर के साथ रहने के लिए लौट सकते हैं। हालांकि वे लंबे समय से सॉलिटरी वॉइड सील्ड वर्ल्ड में फंसे हुए थे, इसलिए यह इच्छा कभी पूरी नहीं हुई थी। अब जब वे भाग निकले थे और उत्तरी क्षेत्र में आ गए थे, तो मनस्वी और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित थे। कोई आ रहा है, यह उत्तरी क्षेत्र है या नहीं, ये पूछने के बाद हमें पता चल जाएगा। अर्जुन ने अचानक अपना सिर घुमाया और एक निश्चित दिशा में देखा। तभी सभी को एहसास हुआ कि उस दिशा से लोगों का एक समूह उड़ रहा था। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि समूह का नेतृत्व एक बुजुर्ग व्यक्ति कर रहा था, और कुल मिलाकर लगभग 1 दर्जन लोग थे। बुजुर्ग व्यक्ति के बाल सफ़ेद थे और उसका भाव उदास था, और किसी कारण से वह अर्जुन और अन्य लोगों को कुछ दुश्मनी के साथ देख रहा था। जो पुरुष और महिलाएं उसके पीछे थे, वे भी आक्रोशित लग रहे थे, मानो अर्जुन और अन्य लोगों ने उन्हें नाराज कर दिया हो। अर्जुन ने थोड़ी सी भौहें चढ़ाईं, यह नहीं जानते हुए कि क्या चल रहा था। हालांकि उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी आभा नहीं छिपाई थी, और जो ऊर्जा का उतार चढ़ाव लीक हो रहा था, उससे पता चला कि यह व्यक्ति एक फर्स्ट ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर था। जो 1 दर्जन लोग उसके पीछे थे, वे सभी डाउसोस रेल्म मास्टर्स थे, और उनमें थर्ड ऑर्डर मास्टर्स की भी कमी नहीं थी। ऐसी शक्ति निश्चित रूप से छोटी नहीं थी, और यह बहुत संभावना थी कि वे एक महान पंथ से थे। अर्जुन चुपके से कांप गया। वह इन लोगों से नहीं डरता था। अगर कोई संघर्ष होता, तो अगर वह उन्हें नहीं हरा पाता, तो वह भाग सकता था। हालांकि श्यामा और अन्य लोग इतनी आसानी से भाग नहीं पाते। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हिमवर्षा अभी भी ठीक हो रही थी और उसे परेशान नहीं किया जा सकता था। ये सोचते हुए वह जल्दी से बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और अपनी मुट्ठी बांधकर कहा, जूनियर अर्जुन वरिष्ठ को नमन करता है। मैं वरिष्ठ को किस नाम से संबोधित करूं? उसका लहजा बहुत विनम्र था, क्योंकि उसने सोचा था कि यह किसी और का क्षेत्र हो सकता है, और उन्हें नाराज करने में कोई लाभ नहीं था। कौन जानता था कि बुजुर्ग व्यक्ति उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देगा, और उसकी नाक आकाश की ओर थी। उसने धीमी आवाज में चिल्लाया, ये राजा इमैक्युलेट आइलैंड का वाइस आइलैंड मास्टर जयदीप है। तुम कौन हो, और तुम यहाँ क्यों हो? यह अर्जुन का यहाँ पहला समय था, और उसे ये भी नहीं पता था कि यह उत्तरी क्षेत्र था या नहीं, तो उसने इमैक्युलेट आइलैंड के बारे में कैसे सुना होगा। हालांकि चूंकि इस इमैक्युलेट आइलैंड में जयदीप जैसा एक एम्परर रेल्म का वाइस आइलैंड मास्टर था, इसलिए उनकी ताकत बहुत कमजोर नहीं हो सकती थी। कम से कम उनके पास एक आइलैंड मास्टर होना चाहिए जो जयदीप से अधिक मजबूत हो। तो यह आइलैंड मास्टर जयदीप है। ये जूनियर असभ्य रहा है। हम बस इस जगह से गुजरे हैं। हमारा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए कृपया हमें क्षमा करें आइलैंड मास्टर जयदीप। अर्जुन ने विनम्रता से जवाब दिया, उसका भाव न तो दास जैसा था और न ही अभिमानी। तुम्हारा परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। इससे पहले कि जयदीप कुछ कह पाता, उसके पीछे खड़ी लाल वस्त्रों वाली एक महिला अचानक हंसी। यह महिला काफी सुंदर थी और उसका शरीर सुडौल था। हालांकि उसका चेहरा एकदम सही नहीं था। उसकी गाल की हड्डियां थोड़ी ऊंची थीं और वह थोड़ी मतलबी लग रही थी। यह अज्ञात था कि वह इतनी उत्तेजित क्यों थी, लेकिन उसने गुस्से में अर्जुन पर चिल्लाया, तुम अचानक यहाँ प्रकट हुए और ब्लू इन्फेंट बीस्ट को डरा दिया, फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हारा परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। तुम जरूर अंधे होगे।
ये लाल वस्त्रों वाली महिला एम्परर रेल्म के समर्थन पर निर्भर थी, इसलिए उसने अर्जुन और अन्य लोगों को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं रखा और एरोगेंटली उन्हें लेक्चर देना शुरू कर दिया। इससे विमला और अन्य लोगों के चेहरे काले पड़ गए। ब्लू इन्फेंट बीस्ट। अर्जुन ने थोड़ी सी भौहें चढ़ाईं। उसने पहले इस ब्लू इन्फेंट बीस्ट के बारे में सुना था। यह एक प्रकार का मॉन्स्टर बीस्ट था जो समुद्र की गहराई में रहता था। उसकी आवाज़ एक बच्चे के रोने जैसी थी और क्योंकि उसका पूरा शरीर बर्फ नीला था, इसलिए उसे ब्लू इन्फेंट बीस्ट कहा जाता था। ब्लू इन्फेंट बीस्ट एक 12th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट था। दूसरे शब्दों में, यह एम्परर रेल्म के एक मास्टर के बराबर था। इसके अलावा, ब्लू इन्फेंट बीस्ट अत्यंत दुर्लभ था, लेकिन उसका मॉन्स्टर को अनमोल था। इसमें किसी के डिवाइन सेंस को मजबूत करने और साधक के विचारों को आसानी से प्रवाहित करने का प्रभाव था। अगर इसे एक गोली में परिष्कृत किया जा सकता था, अगर कोई साधक सीक्रेट टेक्निक या डिवाइन टेक्निक की खेती करते समय इसका सेवन करता, तो अक्सर दोगुने प्रयास से आधा परिणाम मिलता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक ब्लू इन्फेंट बीस्ट होगा, और लाल वस्त्रों वाली महिला ने जो कहा, उससे ऐसा लग रहा था कि उनकी उपस्थिति के कारण हुई गड़बड़ी से वह डर गया था। इससे पहले अर्जुन ने वास्तव में बहुत सारे सी बीस्ट्स को चारों ओर भटकते हुए देखा था, लेकिन उस समय उसका दिमाग उन पर नहीं था, इसलिए उसने यह नहीं देखा कि क्या वास्तव में कोई ब्लू इन्फेंट बीस्ट था। ये सही है। जयदीप का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने ठंडे स्वर में कहा, हमने 1 महीने तक कड़ी मेहनत की है और ब्लू इन्फेंट बीस्ट के प्रकट होने का इंतजार करने में आधा महीना बिताया है, लेकिन इससे पहले कि हम कोई कदम उठा पाते, तुमने उसे डरा दिया। हम इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ सकते। लाल वस्त्रों वाली महिला ने जोड़ा, ब्लू इन्फेंट बीस्ट का मॉन्स्टर को सीकिंग पैशन सेक्ट के यंग सेक्ट मास्टर के बड़े दिन के लिए एक बधाई उपहार था। अब जब वह चला गया है, तो तुम क्या सोचते हो कि हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन को मूल रूप से थोड़ा दोषी महसूस हुआ, क्योंकि अगर इन लोगों ने जो कहा वह सच था, तो यह वास्तव में उसकी और उसके समूह की गलती थी। आखिरकार, उन्होंने इतने लंबे समय तक यहाँ इतनी मेहनत की थी और ब्लू इन्फेंट बीस्ट के प्रकट होने के लिए आधा महीना भी इंतजार किया था, केवल उनके द्वारा डराया जाने के लिए। अगर किसी के साथ ऐसा होता, तो कोई भी इस तरह की बात से बहुत खुश नहीं होता। हालांकि, बूढ़े और जवान की यह जोड़ी एक प्रभावशाली तरीके से बकवास कर रही थी, और वह थोड़ा गुस्सा महसूस किए बिना नहीं रह सका। अगर कोई समस्या थी, तो वे बस बात कर सकते थे और समाधान निकाल सकते थे। उन्हें इतना आक्रामक क्यों होना पड़ा? क्या वे स्पष्ट रूप से कमजोरों को धमकाने की कोशिश नहीं कर रहे थे? ये सब सोचते हुए अर्जुन ने एक गंभीर चेहरा बनाया और कहा, तो तुम्हारे अनुसार हमें क्या करना चाहिए? विमला ने भौहें चढ़ाईं और कहा, ये कैसा रहेगा? ब्लू इन्फेंट बीस्ट का मूल्य कितना है? हम तुम्हें मुआवजा देंगे। वह बस शांति बनाए रखना चाहती थी। कुछ दिन पहले उसे और उसके दल को बहुत सारी अच्छी चीजें मिली थीं और उन सभी को क्लियर स्काई आइलैंड पर बेच दिया था, इसलिए उनके पास अभी भी कुछ सोर्स क्रिस्टल्स थे। इससे भी अधिक, वह जानती थी कि अर्जुन अमीर था, इसलिए उसे लगा कि मुआवजा सबसे अच्छा समाधान था। मुआवजा। लाल वस्त्रों वाली महिला ने विमला की ओर देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, अगर तुम सब खुद को भी बेच दो, तो भी तुम इसका खर्च नहीं उठा पाओगी। क्या तुम्हें लगता है कि ब्लू इन्फेंट बीस्ट को ढूंढना इतना आसान है? पूरे आईसी में निश्चित रूप से उनमें से 3 से अधिक नहीं हैं, और अब जब वह चला गया है, तो तुम मुआवजा देना चाहते हो। जैसे ही वह बोली, वह गुस्से से पागल होने वाली थी। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, चूंकि यह पहले से ही ऐसा है, तो तुम क्या करना चाहते हो? ये सुनकर जयदीप ने ठंडे ढंग से अर्जुन की ओर देखा और चिल्लाया, क्या? तुम्हारे लहजे से, क्या तुम हमारी इमैक्युलेट आइलैंड को अपनी आंखों में नहीं रख रहे हो? अर्जुन जयदीप को देखते हुए बोल नहीं पाया, ये सोचते हुए, मैंने कब कहा कि मैंने इमैक्युलेट आइलैंड को अपनी आंखों में नहीं रखा? मुझे नहीं पता कि इस आदमी को ये कैसे पता चला। हालांकि, जब उसके पीछे डाओ सोर्स रेल्म मास्टर्स के समूह ने ये सुना, तो वे धार्मिक क्रोध से भर गए, मानो उनका बहुत अपमान किया गया हो।
सभी ने गुप्त रूप से अपनी सोची को धकेल दिया और अर्जुन और अन्य लोगों को दुर्भावनापूर्ण इरादे से घूरने लगे, मानो वे किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार थे। अर्जुन शांत हो गया और कहा, मेरा वह मतलब नहीं था। मुझे बस लगा कि चून की चीजें पहले ही हो चुकी हैं, इसलिए एक समाधान होना चाहिए। आइलैंड मास्टर जयदीप, तुम इसे बताओ क्यों नहीं? हम इसे स्वीकार करेंगे। जयदीप हंसा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, लड़के, तुम्हारा लहजा छोटा नहीं है। लाल वस्त्रों वाली महिला अचानक आगे बढ़ी और जयदीप के कान में कुछ फुसफुसाया। जैसे ही वह बोली, उसकी आंखें लगातार हिमवर्षा की दिशा में देखती रहीं, उसकी आंखों में चंचलता की एक झलक चमक उठी। ये देखकर मनस्वी और अन्य आइस हार्ट वाली शिष्यों के चेहरे सभी उतर गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि लाल रंग की महिला ने जयदीप से क्या कहा, लेकिन वे बता सकते थे कि यह उनकी माननीय मास्टर के लिए हानिकारक था। अभी उनकी माननीय मास्टर ठीक होने के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी और उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता था। ये व्यक्ति उनकी माननीय मास्टर के साथ क्या करना चाहता था? इस बिंदु तक सोचते हुए मनस्वी और अन्य सीनियर और जूनियर सिस्टर्स ने एक दूसरे को देखा और हिमवर्षा के रास्ते को रोकने के लिए चली गईं। दूसरी तरफ जयदीप ने ठंडे ढंग से चिल्लाया क्योंकि उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने इस द्वीप द्वारा सीकिंग पैशन एक्ट के लिए तैयार किए गए बधाई उपहार को डरा दिया। यह एक अक्षम्य अपराध है। उसने कई बार सीकिंग पैशन एक्ट का उल्लेख किया था, और हालांकि अर्जुन ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था, वह इसके बारे में निश्चित था। इस पंथ का उत्तरी क्षेत्र में एक बड़ा प्रभाव होना चाहिए, अन्यथा इमैक्युलेट आइलैंड के ये लोग बधाई उपहार तैयार करने के लिए इतनी हद तक नहीं जाते। अर्जुन ने बाधित नहीं किया और बस चुपचाप जयदीप को देखा, उसके जारी रहने का इंतजार किया। अब जब बधाई उपहार चला गया है, लेकिन चून की तुम क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार हो, तो ये बिना चर्चा के नहीं है। अर्जुन ने हल्के से कहा, आइलैंड मास्टर जयदीप चाहते हैं कि हम क्या क्षतिपूर्ति करें? जयदीप ने ठंडे ढंग से चिल्लाया और अपनी उंगली की ओर इशारा किया, इस लड़की को यहीं छोड़ दो। बाकी सब भाग सकते हैं। जब वह पहली बार यहाँ आया था, तो वह गुस्से से भरा हुआ था और उसने हिमवर्षा के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि लाल रंग की महिला के याद दिलाने पर उसने महसूस किया कि समूह में एक सुंदर लड़की थी। जयदीप इतने सालों तक जीवित रहा था, लेकिन उसने कभी भी ऐसी शुद्ध और दोषरहित महिला को नहीं देखा था। हालांकि हिमवर्षा बुरी तरह से घायल लग रही थी और ठीक होने के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी, उसका शुद्ध और बेदाग स्वभाव, मानो वह स्वर्ग से परे की देवी हो, फिर भी उसे चौंका दिया। वह इतनी साफ सुथरी महिला थी, शायद इस दुनिया में उसके जैसा कोई और व्यक्ति नहीं था। वह हिमवर्षा को अपने लिए नहीं चाहता था, बल्कि सीकिंग पैशन एक्ट को देने के लिए चाहता था। अब जब ब्लू इन्फेंट बीस्ट चला गया था, तो बधाई उपहार खोजने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि अगर यह युवा लड़की होती, तो वह सीकिंग पैशन एक्ट का पक्ष जीतने में सक्षम हो सकती थी। हालांकि सीकिंग पैशन एक्ट के लोग प्यार के माध्यम से डाव में प्रवेश करते थे, लेकिन अफवाह थी कि वे जिस कल्टिवेशन मेथड का अभ्यास करते थे, वह भावनाओं और धार्मिकता से भरा हुआ था। जितना गहरा कोई प्यार में पड़ता था, किसी की खेती उतनी ही अधिक होती थी। सीकिंग पैशन एक्ट के हर शिष्य के आसपास की महिलाएं उतनी ही सुंदर होती थीं। सीकिंग पैशन एक्ट के यंग सेक्ट मास्टर की तो बात ही छोड़ो। अगर इस युवा लड़की को सीकिंग पैशन एक्ट के यंग सेक्ट मास्टर को उपहार के रूप में दिया जाता, तो यंग सेक्ट मास्टर निश्चित रूप से खुश होंगे। अगर यंग सेक्ट मास्टर खुश होते, तो उनकी इमैक्युलेट आइलैंड को निश्चित रूप से समर्थन मिलता। साहस! मनस्वी और अन्य आइस हार्ट वाली शिष्य गुस्से में चिल्लाए बिना नहीं रह सके जब उन्होंने जयदीप को अपनी माननीय मास्टर की ओर इशारा करते हुए और ऐसी बातें कहते हुए देखा। जयदीप का चेहरा उतर गया और उसने ठंडे ढंग से कहा, तुमने क्या कहा? अगर तुम में हिम्मत है तो इसे फिर से कहो। मनस्वी ने अपने दांत पीस लिए। जैसे ही वह उससे बहस करने वाली थी, अर्जुन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। तुरंत अर्जुन ने जयदीप को शांति से देखा और एक चंचल मुस्कान के साथ पूछा, आइलैंड मास्टर जयदीप, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उस लड़की को रखना चाहते हो? अर्जुन अपने दिल में हंसे बिना नहीं रह सका।
हिमवर्षा एक थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर थी और उसने जिस गुप्त कला की खेती की थी उसके कारण वह शुद्ध और दोष रहित थी। इसके अलावा वह दिखने में एक युवा लड़की से अलग नहीं लगती थी। ये जयदीप वास्तव में अंधा है। वह स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता और हिमवर्षा को रहने के लिए मजबूर करना चाहता है। वह वास्तव में मृत्यु शब्द लिखना नहीं जानता है। इस लड़की को छोड़कर बाकी सब भाग जाओ। मैं तुम्हें 10 सांस लेने का समय देता हूँ। अगर तुम अभी नहीं जाते हो तो जाने के बारे में सोचना भी मत। जयदीप ने अर्जुन की ओर देखा और अधीरता से चिल्लाया। जब वह बोला तो उसकी हत्या की मंशा उमड़ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलते हैं। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और दूसरों को दूर ले गया। व्यर्थ। इमैक्युलेट आइलैंड की लाल वस्त्रों वाली महिला ने अर्जुन को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। उसका चेहरा उपहास और मजाक से भरा हुआ था। उसकी राय में अर्जुन अपनी खुद की सुरक्षा के लिए इतनी आसानी से अपने साथियों को छोड़ने के लिए तैयार था। वह बस एक डरपोक था जिससे वह उसे अपने दिल की गहराई से घृणा करती थी। हालांकि हिमवर्षा को क्षतिपूर्ति के रूप में रखने का विचार उसका था, लेकिन इसे अर्जुन के चरित्र को तुच्छ समझना बंद नहीं हुआ। बाकी बचे इमैक्युलेट आइलैंड के साधकों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन सभी के चेहरों पर मजाकिया भाव थे। मदनेंद्र, मनस्वी ने अपने पैर पटके और निराशा भरे भाव से अर्जुन को गुस्से से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतनी आसानी से अपनी माननीय मास्टर को छोड़ देगा। क्या वह नहीं देख सकता था कि उसकी माननीय मास्टर ठीक हो रही थी? चिंता मत करो, अर्जुन ने उसकी ओर आंख मारी, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में था। ये देखकर मनस्वी ने और कुछ नहीं कहा और बस चिंता से हिमवर्षा की ओर देखा और फिर अर्जुन और अन्य लोगों के साथ एक तरफ हट गई। जयदीप दूसरी ओर आगे बढ़ा और हिमवर्षा को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि वह हिमवर्षा को वश में करना चाहता था और पहले उसे इमैक्युलेट आइलैंड वापस ले जाना चाहता था। हिमवर्षा के शांत चेहरे को देखते हुए वह भावनाओं से आह भरे बिना नहीं रह सका। इस दुनिया में इतनी शुद्ध महिला कैसे हो सकती है? उसे देखकर यहाँ तक कि वह भी, जिसे महिलाओं में दिलचस्पी नहीं थी, मोहित हुए बिना नहीं रह सका। उसे वापस ले जाने और खुद उसकी अच्छी देखभाल करने की एक आवेग उसके दिल में बढ़ गई। उसने भविष्य में हिमवर्षा के साथ एक खुशहाल जीवन की पहले से ही कल्पना कर ली थी, खुशी और आनंद का एक सुंदर दृश्य। नहीं नहीं, वह सीकिंग पैशन सेक्ट के यंग सेक्ट मास्टर को इतनी खूबसूरत महिला का फायदा नहीं उठाने दे सकता था। उसे अपने लिए रखना होगा। उसके दिल में लालच बढ़ गया और वह बहुत उत्साहित था। इस क्षण हिमवर्षा, जो अपनी आंखें बंद करके ठीक हो रही थी, ने अचानक अपनी सुंदर आंखें खोलीं। उन सुंदर आंखों को देखकर जयदीप को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर एक अदृश्य हथौड़े से वार किया गया हो और वह अब और दूर नहीं देख सका। शुद्ध आंखें कैसी? जयदीप उन आंखों में अपने ही चकराए हुए प्रतिबिंब को भी देख सकता था। वे आंखें एक स्पष्ट झरने की तरह थीं, एक पूर्णिमा की तरह। जो कोई भी उन्हें देखता वह उन्हें कभी नहीं भूल पाता। वे एक ऐसे ब्रांड की तरह थे जो किसी की आत्मा की गहराई में खुदा हुआ था। जयदीप इस लड़की को रखने और खुद उसके लिए आनंद लेने के लिए और अधिक दृढ़ हो गया। इतने सालों की खेती के बाद उसने कभी भी किसी महिला से इतना प्रेरित महसूस नहीं किया था जिसे उसने पहली बार देखा था। हिलो मत, ये राजा तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। जयदीप ने अपनी आवाज़ को कोमल बनाने की कोशिश की, कहीं वह अपने सामने वाली लड़की को डरा न दे। बोलते समय उसका बड़ा हाथ हिमवर्षा के कंधे को पकड़ने वाला था। इस क्षण हिमवर्षा ने अचानक अपना ज़ेड जैसा हाथ उठाया और हल्के से जयदीप की हथेली पर टैप किया। उसका आंदोलन बहुत कोमल था, उसमें क्रोध का हल्का सा भी निशान नहीं था। जयदीप थोड़ा चकित रह गया, लेकिन फिर उसका भाव नाटकीय रूप से बदल गया, क्योंकि जिस क्षण हिमवर्षा ने अपनी चाल चली, उसने अचानक हिमवर्षा के अत्यंत भयानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया। ये लड़की वास्तव में एम्परर रेल्म से एक थर्ड ऑर्डर मास्टर थी। जब उसने पहले अर्जुन और अन्य लोगों को देखा तो उनकी खेती असमान थी और उनमें सबसे मजबूत केवल थर्ड ऑर्डर डाओसोस रेल्म से था।
हिमवर्षा भी ठीक हो रही थी, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसने केवल सोचा था कि हिमवर्षा की खेती अर्जुन और अन्य लोगों के समान थी, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब उसे एहसास हुआ कि हिमवर्षा की खेती वह नहीं थी जिसे वह देख सकता था, तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वह वास्तव में अंधा था। वह ऐसे मास्टर को रखने के बारे में कैसे सोच सकता था? अगर उसे पता होता कि हिमवर्षा की ताकत इतनी भयानक थी, तो वह इतना असभ्य होने की हिम्मत नहीं करता। इमैक्युलेट आइलैंड का आइलैंड मास्टर केवल एक सेकंड ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर था, और इमैक्युलेट आइलैंड पर कोई भी इस लड़की का विरोधी नहीं था। उसका दिल कांप उठा और उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य बल ने उसे अपनी जगह पर बांध दिया, जिससे उसके लिए हिलना असंभव हो गया। हिमवर्षा के आंदोलन धीमे और कोमल लग रहे थे, लेकिन ठीक समय पर उसने अपनी उंगली से जयदीप की बड़ी हथेली पर इशारा किया। वरिष्ठ, कृपया मेरा जीवन बख्श दें। जयदीप डर से चिल्लाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, उसने अपनी हथेली में एक हल्का सा दर्द महसूस किया, जैसे उसे एक सुई से चुभाया गया हो। फिर एक अजीब सी ठंड अचानक उसकी हथेली से फैल गई। जयदीप की आंखें फैल गईं, और उसका दिल अचानक नीचे तक डूब गया, क्योंकि उसकी हथेली के केंद्र में अचानक एक शुद्ध सफ़ेद बर्फ का फूल खिल उठा। वह बर्फ का फूल शानदार था, मानो वह बर्फ और जैद से उकेरा गया हो, बिना किसी दोष के। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत दृश्यों जैसा था, जिससे लोग भटक जाते थे और छोड़ना भूल जाते थे। हालांकि जयदीप इसे सराहने के मूड में नहीं था, क्योंकि जब ये बर्फ का फूल दिखाई दिया, तो बर्फ की एक परत अचानक उसकी बांह पर बन गई और दिखाई देने वाली गति से ऊपर की ओर फैल गई। जहां भी बर्फ गुजरी, उसने पूरी तरह से अपनी बांह में महसूस करना खो दिया। ये ठंड उसकी आत्मा की गहराई से आई प्रतीत होती थी, और ऐसा लगता था कि यह उसकी आत्मा को जमा सकती थी। ये देखकर कि बर्फ की परत उसके सीने तक फैलने वाली थी, जयदीप ने अपनी जीभ की नोक काट ली, अपनी उंगली को चाकू की तरह इस्तेमाल किया और अपने कंधे पर वार किया। कुछ ही खून बह निकला और उसकी एक बांह टूट गई। जयदीप ने अचानक महसूस किया कि उसे बांधने वाला बल गायब हो गया है। डरा हुआ, उसने जल्दी से पीछे खींच लिया और अपने और हिमवर्षा के बीच कुछ दूरी बना ली। अपने पैरों को फिर से पाने के बाद उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था और उसका चेहरा कागज जैसा पीला था। जल्दी से अपने स्पेस रिंग से कुछ हीलिंग पिल्स निकाली और उन्हें अपने मुंह में भरा। वह डर और भय में हिमवर्षा की ओर घूर रहा था। हिमवर्षा ने अभी अभी जो शक्तिशाली ताकत दिखाई थी, अगर वह वास्तव में उसे मारना चाहती थी, तो वह विरोध करने में सक्षम नहीं होता। अब वह केवल ये प्रार्थना कर सकता था कि हिमवर्षा खून की प्यासी व्यक्ति नहीं थी और उसने जो पीड़ा उठाई थी उसके कारण उसे अपना जीवन बख्श देगी। दूसरी तरफ इमैक्युलेट आइलैंड के डाओसोस रेल्म मास्टर्स का समूह चकित रह गया था। उन्होंने केवल जयदीप को हिमवर्षा की ओर दौड़ते हुए देखा और फिर हिमवर्षा ने अपना हाथ उठाया। जयदीप जल्दी से पीछे हट गया और अपनी एक बांह काट दी। ये सब पलक झपकते ही हो गया और सभी चकाचौंध रह गए। लाल कपड़े पहनी महिला और अन्य लोग प्रतिक्रिया दे पाते उससे पहले ही जयेंद्र गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। इमैक्युलेट आइलैंड के समूह के सभी लोग अकथनीय रूप से सदमे में थे, उनके चेहरे भय से भरे हुए थे। सीनियर, लाल कपड़े पहनी महिला ने संदेह से बुदबुदाया। उन्होंने अभी अभी जयेंद्र को उस लड़की को सीनियर कहते सुना था। सर जयेंद्र एक फर्स्ट ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर हैं, जिसे वह सीनियर कह रहे हैं। क्या ये व्यक्ति कोई पीक एम्परर रेल्म मास्टर हो सकता है? ये समझते ही लाल कपड़े पहनी महिला का शरीर कांप उठा। अब उनमें पहले जैसा अहंकार और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। तुम काफी निर्णायक हो, हिमवर्षा ने उदासीनता से जयेंद्र की ओर देखा, जिन्होंने अपना एक हाथ काट दिया था। उनका उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। यह अज्ञात था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दयालु थीं या इसलिए कि वह घायल थीं और मार नहीं सकती थीं। हालांकि जयेंद्र वास्तव में एक निर्णायक व्यक्ति थे। यदि उन्होंने नाजुक क्षण में अपना एक हाथ नहीं काटा होता, तो वह निश्चित रूप से यहीं मर जाते। हालांकि वह अब दयनीय लग रहे थे, उन्होंने कम से कम अपना जीवन तो बचा लिया था।
सीनियर, इस जयेंद्र की आंखें थीं पर ये देख नहीं पाया। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे जीवन को बख्श दें, गुरुवर। जयेंद्र ने तीव्र दर्द को सहन किया और दया की भीख मांगी। इमैक्युलेट आइलैंड के लोगों का जीवन अब इस लड़की के हाथों में था। अगर वह उन्हें जाने नहीं देती तो वे निश्चित रूप से मर जाते। उनके जीवन की तुलना में एकमात्र गर्व क्या था? थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर से दया की भीख मांगना शर्मनाक नहीं था। हिमवर्षा ने उदासीनता से जयेंद्र को देखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जयेंद्र को थोड़ा दम घुटता महसूस हुआ। वह नहीं जानते थे कि उनका और दूसरों का क्या भाग्य होगा। कुछ देर बाद हिमवर्षा ने अपना मुंह खोला और अपना हाथ लहराया। उन्होंने अपना हाथ लहराया और कहा, निकल जाओ। जयेंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत कहा, मेरे जीवन को बख्शने के लिए धन्यवाद, सीनियर। उसके बाद उन्होंने इमैक्युलेट आइलैंड के लोगों पर चिल्लाकर कहा, चलो। इमैक्युलेट आइलैंड के लोगों ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। वे तुरंत उनके पीछे हो लिए और समुद्र क्षेत्र से बाहर निकल गए। वे सब अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहे थे, इस डर से कि हिमवर्षा अपने शब्दों से मुकर न जाएं। अर्जुन का उन्हें रोकने का कोई इरादा नहीं था। वह देख सकते थे कि अब हिमवर्षा के लिए हमला जारी रखना उचित नहीं था। आखिर दूसरी पार्टी के पास अभी भी एम्परर रेल्म के लोग थे। अगर उन्होंने वास्तव में दूसरी पार्टी को एक मृत अंत में मजबूर कर दिया तो यह एक अच्छी बात नहीं हो सकती थी। वैसे भी इस बार उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। अनावश्यक परेशानी से बचना बेहतर था। इमैक्युलेट आइलैंड के लोगों के चले जाने के बाद हिमवर्षा ने चारों ओर देखा और आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सीधे नॉर्दर्न टेरिटरी में लौट आऊंगी। सीनियर, क्या ये वास्तव में नॉर्दर्न टेरिटरी है? अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं। हिमवर्षा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये नॉर्दर्न टेरिटरी में आईसी है। इमैक्युलेट आइलैंड आईसी की एक शक्ति है और यह बुरी नहीं है। सीकिंग पैशन सेक्ट भी नॉर्दर्न टेरिटरी में है। ये नॉर्दर्न टेरिटरी के शीर्ष सेक्ट्स में से एक है। हिमवर्षा नॉर्दर्न टेरिटरी में आइस हार्ट वैली की संस्थापक थीं। वह इस जगह पर कितने वर्षों तक रही थीं, कौन जानता है। इसलिए उन्हें इस जगह की शक्तियों और भूभाग की जानकारी थी। बात करते हुए उन्होंने मनस्वी और दूसरों की ओर मुड़कर देखा और पूछा, क्या तुम सेक्ट में जाकर देखना चाहती हो? मनस्वी और अन्य ने चावल चुभने वाले चूजों की तरह सिर हिलाया। हालांकि उन्हें हिमवर्षा ने शिष्यों के रूप में स्वीकार कर लिया था, वे कभी आइस हार्ट वैली नहीं गई थीं। वे लंबे समय से उस सेक्ट का इंतजार कर रही थीं जिसकी स्थापना उनके सम्मानित गुरु ने की थी। अब जब वे अचानक नॉर्दर्न टेरिटरी में आ गई थीं, तो वे स्वाभाविक रूप से एक नज़र डालना चाहती थीं। तो चलो चलते हैं, मैं लंबे समय से वापस नहीं आई हूँ। हिमवर्षा मुस्कुराए और आगे कहा, मुझे आश्चर्य है कि वे छोटी लड़कियां अब कैसी होंगी। वे जिन छोटी लड़कियों की बात कर रही थीं, वे शायद पहले बैच की शिष्य थीं जिन्हें उन्होंने आइस हार्ट वैली की स्थापना के बाद स्वीकार किया था। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि वे सभी एम्परर रेल्म में मास्टर्स थीं। केवल हिमवर्षा ही उन्हें छोटी लड़की कह सकती थीं। सीनियर, आपके चोटें। अर्जुन ने चिंता से उनकी ओर देखा। मुझे अभी भी ठीक होने की ज़रूरत है। जब तक मैं लड़ती नहीं तब तक मैं ठीक रहूंगी, हिमवर्षा ने जवाब दिया। हालांकि उन्होंने अभी अभी एक ही वार से जयेंद्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, उन्होंने वास्तव में अपनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। जिस कारण वह एक ही वार से ऐसा कर पाई थी वह ये था कि जयेंद्र ने उन्हें कम आंका था और कल्टिवेशन में भी अंतर था। हिमवर्षा एक थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर जयेंद्र जैसे फर्स्ट ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर से आसानी से निपट सकती थीं। भले ही वह घायल थीं, ये सिर्फ एक आकस्मिक चाल थी। चूंकि मनस्वी और अन्य आइस हार्ट वैली जाकर देखना चाहती थीं, अर्जुन को स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण करना पड़ा। उन्होंने सोचा कि अगर सुवर्णा भविष्य में स्टार बाउंड्री आती हैं, तो वह शायद फिर से आइस हार्ट वैली में शामिल हो सकती हैं। आखिर उनकी सीक्रेट आर्ट और शरीर आइस हार्ट वैली के समान मूल की थीं। इसके अलावा अर्जुन श्यामा को आइस हार्ट वैली में व्यवस्थित करना चाहते थे। श्यामा और उनके बीच कुछ भाई बहन जैसे एहसास थे और उन्होंने इस दौरान एक साथ कठिनाइयों का सामना किया था।
उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया था, लेकिन अर्जुन को अपना काम करना था, इसलिए वह हर समय श्यामा को अपने साथ नहीं रख सकते थे। आइस हार्ट वैली निश्चित रूप से श्यामा के लिए सबसे अच्छी जगह थी। आइस हार्ट वैली केवल महिला शिष्यों को स्वीकार करता था, और श्यामा में फर्स्ट ऑर्डर डाउसोस रेल्म की कल्टिवेशन थी। वह एक लोअर स्टार टेरिटरी से भी आई थी, इसलिए उनकी योग्यता और दृढ़ता शीर्ष स्तर की थी। हालांकि उनकी वर्तमान कल्टिवेशन ज़्यादा नहीं थी, इसका कारण ये था कि श्यामा अच्छी कल्टिवेशन संसाधन प्राप्त नहीं कर पाई थीं। अगर उन्हें एक सेक्ट द्वारा पोषित किया जाता तो श्यामा की भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से बुरी नहीं होती। लोअर स्टार टेरिटरी से आने वाले किसी भी कल्टिवेटर का भविष्य अच्छा होता था। अर्जुन को विश्वास था कि हिमवर्षा उन्हें मना नहीं करेगी। हालांकि अर्जुन को अभी तक हिमवर्षा से मदद मांगने का अवसर नहीं मिला था। जहां तक विमला और अन्य की बात थी, अर्जुन नहीं जानते थे कि वे क्या करने की योजना बना रहे थे। ये सोचते हुए अर्जुन विमला की ओर मुड़े और पूछा, बड़ी बहन विमला, आप कहाँ जा रही हैं? विमला ने एक पल के लिए विचार किया और फिर कहा, मैं ईस्टर्न टेरिटरी जाना चाहती हूँ। ईस्टर्न टेरिटरी? अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं, यह न जानते हुए कि वह ईस्टर्न टेरिटरी क्यों जाना चाहती थीं। हिमवर्षा ने किनारे से कहा, तुम अर्जुन की दोस्त हो और तुम्हारी कल्टिवेशन भी बुरी नहीं है। अगर तुम मेरे आइस हार्ट वैली में शामिल होना चाहती हो तो ये रानी तुम्हें स्वीकार कर सकती है। थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म से एक कल्टिवेटर की ताकत बुरी नहीं थी। अगर उसे मौका मिलता तो वह एम्परर रेल्म में उन्नत हो सकती थी। ऐसे कल्टिवेटर का किसी भी सेक्ट द्वारा स्वागत किया जाएगा। हिमवर्षा ने यह बात अर्जुन को मान देने के लिए कही थी। वह जानती थी कि विमला अभी सॉलिटरी वॉइड सील्ड वर्ल्ड से भागकर आई थी और उनके पास अस्थायी रूप से जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। विमला मुस्कुराई और कहा, ये कनिष्ठ सीनियर की दयालुता की सराहना करता है। बस यह है कि कनिष्ठ के पति ईस्टर्न टेरिटरी के हेवनली वुल्फ वैली में पैदा हुए थे। कनिष्ठ उनकी राख को वापस भेजना चाहती है। यह उनकी अंतिम इच्छा थी। अपने दिवंगत पति की बात करते हुए विमला की अभिव्यक्ति बहुत फीकी पड़ गई। वह किसी प्रकार की यादों में खोई हुई लग रही थीं। उनकी आंखें थोड़ी लाल थीं। हिमवर्षा ने प्रशंसा की, तुम एक प्रेम में लीन महिला हो। ईस्टर्न टेरिटरी की यात्रा कठिन होगी, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। जब तुम्हारे पति की राख की देखभाल हो जाए, अगर तुम्हारे पास अभी भी मेरे आइस हार्ट वैली में आने का दिल हो तो बस आ जाना। विमला ने कृतज्ञता से कहा, सीनियर की दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिमवर्षा के शब्दों के साथ, अगर विमला के पास भविष्य में जाने के लिए कोई जगह नहीं थी तो वह नॉर्दर्न टेरिटरी आ सकती थी और आइस हार्ट वैली में शामिल हो सकती थी। इसे एक बैकअप योजना माना जा सकता था। चलो पहले मुख्य भूमि वापस चलते हैं, हिमवर्षा ने अर्जुन की ओर देखा और कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया और जहाज को बुलाया। फिर वह लोगों के एक समूह के साथ जहाज पर सवार हो गए और हिमवर्षा के मार्गदर्शन में मुख्य भूमि की ओर बढ़ गए। आईसी सॉलिटरी वॉइड सी जैसा नहीं था। यात्रा सुरक्षित थी और उन्हें कोई खतरा नहीं हुआ। हिमवर्षा जहाज के केबिन में ठीक हो रही थी और बाहर नहीं आईं। अर्जुन ने श्यामा को अपनी योजनाओं के बारे में बताया और उन्हें बताया कि वह चाहते हैं कि वह आइस हार्ट वैली में रहें। श्यामा ने ज्यादा संकोच नहीं किया और तुरंत सहमत हो गईं। वह जानती थीं, उनके लिए अर्जुन का अनुसरण करना असंभव था। आखिर उन दोनों की ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। अगर वह अर्जुन का अनुसरण करती तो वह सिर्फ एक बोझ होंगी। इसके बजाय आइस हार्ट वैली में शामिल होना और कल्टिवेशन के लिए सेक्ट में रहना बेहतर था। श्यामा की सहमति मिलने के बाद ही तब जाकर अर्जुन को इस मामले पर हिमवर्षा से चर्चा करने का अवसर मिला। हिमवर्षा ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गईं। वह आइस हार्ट वैली की पूर्वज संस्थापक थीं। किसी को सेक्ट में स्वीकार करना एक सरल मामला था। दूसरों की अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 5 दिनों से भी कम समय में समूह ने भूमि का अस्तित्व देखा। अर्जुन ने सभी को डेक पर बुलाया। उन्होंने हिमवर्षा पर नज़र डाली और सूखी हंसी हंसे, सीनियर, क्या आपके लिए अपनी उपस्थिति बदलना बेहतर नहीं होगा?
कुछ दिन पहले जयेंद्र जैसा व्यक्ति भी हिमवर्षा से लुभाया गया था। अर्जुन को डर था कि जब हिमवर्षा मुख्य भूमि लौटेंगी तो अपनी सुंदरता के कारण वह परेशानी पैदा करेंगी। मनस्वी और अन्य ने ये सुना और अपने होंठ सिकोड़कर हंस दिए। हालांकि ये महिला शिष्य भी सुंदर थीं, वे हिमवर्षा की सुंदरता से कम नहीं थीं। लेकिन जब हिमवर्षा की तुलना में वह तुरंत फीकी पड़ गईं। हिमवर्षा की शुद्ध और निर्दोष उपस्थिति ऐसी थी जिसकी तुलना कोई अन्य महिला नहीं कर सकती थी। पुरुषों के लिए उनके प्रति सुरक्षात्मक और कब्जा करने की भावनाएं विकसित करना बेहद आसान था। यह इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे निर्लज पुरुष हैं जो सुंदर महिलाओं पर नज़र रखते हैं कि हम महिलाओं के लिए यह इतना परेशानी भरा है। हिमवर्षा ने नाखुशी से फुसफुसाया। अर्जुन ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। सीनियर, जब आप ये कह रही हैं तो आप मुझे क्यों देख रही हैं? मैं निर्दोष हूँ। हिमवर्षा ने हल्के से फुसफुसाया, लेकिन खंडन नहीं किया। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि उनकी सुंदरता हमेशा अनावश्यक परेशानी को आकर्षित करेगी। अर्जुन ने अपने स्पेस रिंग से कुछ निकाला और हिमवर्षा को सौंपा। मेरे पास यहाँ एक नकाब है जो सीनियर के लिए उपयुक्त है। अगर सीनियर को कोई आपत्ति नहीं है तो कृपया इसे लें। ये नकाब अच्छी तरह से बनाया गया है। आपको ये कहाँ से मिला? हिमवर्षा ने उस नकाब पर नज़र डाली जो एक टिड्डी के पंख जितना पतला था और उसकी प्रशंसा की। ये निर्माणेश द्वारा परिष्कृत किया जाना चाहिए। अर्जुन ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। जब निर्माणेश उन्हें उस दिन समुद्र में ले गए थे तो उन्होंने ये नकाब पहना हुआ था। अगर अर्जुन के पास पूर्वकल्पित धारणा नहीं होती तो वह उसे पहचान नहीं पाते। निर्माणेश को ल्यूयान और एरन द्वारा मारे जाने के बाद ये नकाब स्वाभाविक रूप से उनके युद्ध का लूट का माल बन गया। हिमवर्षा का हाथी दांत जैसा हाथ जो बाहर निकला था अचानक वापस सिमट गया। उन्होंने घृणा की दृष्टि से कहा, क्या वह उस चीज़ ने बनाया था? उसने इसका इस्तेमाल किया है ना? उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। अर्जुन ने सिर हिलाया। हिमवर्षा ने अर्जुन को घूरकर देखा और कहा, तो इसे मत लो। वह नहीं जानती थी कि यह लड़का क्या सोच रहा था। उसने वास्तव में उन्हें कुछ ऐसा दिया था जिसका उपयोग एक बूढ़े व्यक्ति ने पहले किया था। इसके अलावा इसे उनके चेहरे पर चिपकाना था। कौन सी महिला इसे नापसंद नहीं करेगी? बात करते हुए हिमवर्षा ने एक हस्त चिन्ह बनाया और उनका चेहरा अचानक थोड़ा सिकुड़ गया। कुछ देर बाद उनका चेहरा अचानक सूज गया। हालांकि वह अभी भी सुंदर लग रही थी, उनमें पहले जैसी चौंकाने वाली भावना नहीं थी। सीनियर ने ये कई बार किया है। अर्जुन ने हिमवर्षा को इतनी कुशलता से अपनी उपस्थिति बदलते देखा और तुरंत जान लिया कि वह निश्चित रूप से यह करना जानती थीं। हिमवर्षा ने कहा, अन्यथा आपको क्या लगता है कि मैं पहले अकेले स्टार बाउंड्री की यात्रा कैसे करती थी? जंगल में अर्जुन और अन्य लोग एक जहाज की सवारी कर रहे थे जो तेज गति से उड़ रहा था। जहाज पर केवल वह, श्यामा और आइस हार्ट वैली की कुछ शिष्य ही थीं। विमला मुख्य भूमि पर लौटने पर सभी से अलग हो गई थीं। उनके अनुसार वह अपने पति की राख को ईस्टर्न टेरिटरी के हेवनली वुल्फ वैली वापस ले जा रही थीं और उन्हें उसी स्थान पर दफना रही थीं जहां उनका जन्म हुआ था। अग्नेश और अन्य स्वाभाविक रूप से विमला का अनुसरण कर रहे थे। जहां तक अर्जुन और अन्य की बात थी, वे आइस हार्ट वैली जा रहे थे। मनस्वी और उनकी कनिष्ठ बहनें लंबे समय से सेक्ट का दौरा करने के लिए उत्सुक थीं, इसलिए अब जब वे नॉर्दर्न टेरिटरी में थीं तो वे स्वाभाविक रूप से सेक्ट का दौरा करना चाहती थीं। आइस हार्ट वैली फ्रोजन सी से करीब नहीं था, इसलिए भले ही जहाज बहुत तेजी से उड़ रहा था, पहुंचने में कम से कम 10 दिन से आधा महीना लगेगा। सौभाग्य से हिमवर्षा इस जगह की मालिक थीं और नॉर्दर्न टेरिटरी के भूभाग को अपनी हथेली की तरह जानती थीं। उनके मार्गदर्शन से अर्जुन को खो जाने की चिंता नहीं थी। 3 से 5 दिनों तक उड़ने के बाद अर्जुन, जो केबिन में ध्यान लगा रहे थे और आराम कर रहे थे, अचानक डेक पर एक हलचल सुनी। वह चौंक गए और नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, इसलिए वह जल्दी से डेक पर गए। इस समय मनस्वी और अन्य डेक पर खड़े थे, एक ही दिशा में देख रहे थे। क्या हुआ? अर्जुन ने भौहें सिकोड़कर पूछा। भाई अर्जुन। मनस्वी ने अर्जुन को आते देखा और जल्दी से दिशा की ओर इशारा किया।
वहाँ लोग लड़ रहे हैं और उनमें से कई एक महिला को घेर रहे हैं। ये कितना निर्लज है। अर्जुन ने ये सुना और जल्दी से अपनी डिवाइन सेंस जारी की। निश्चित रूप से उन्होंने 1 दर्जन किलोमीटर दूर एक महिला को घेरने वाले लोगों के एक समूह को पाया। महिला की कल्टिवेशन बुरी नहीं थी, कम से कम 3rd ऑर्डर डाउसोस रेल में, और उसका सोसची अत्यंत घना था। उसके हाथ में आर्टिफैक्ट का ग्रेड भी बहुत उच्च था, इसलिए भले ही वह अकेली थी, उसे नीचे उतारना आसान नहीं होगा। उसे घेरने वाले लोगों के समूह में 3rd ऑर्डर डाउसोस रेल्म के 2 कल्टिवेटर भी थे, लेकिन यह अज्ञात था कि वे किस बात से डर रहे थे। उन्होंने सीधे महिला पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे घेरना जारी रखा। देखने में ऐसा लग रहा था कि वे उसकी ताकत को खत्म करना चाहते थे। जब वह थक जाएगी तो वे उसे जीवित पकड़ लेंगे। अर्जुन ने केवल एक नज़र डाली और जान गए कि यह महिला निश्चित रूप से एक बड़े सेक्ट से एक कुलीन शिष्य होनी चाहिए। उसकी ताकत शियाशेंग, भानु और अन्य जिन्हें वह जानते थे, उनसे ज़्यादा खराब नहीं थी। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में वे निश्चित रूप से बराबर थे। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि महिला को घेरने वाले लोगों के समूह ने उसे पहचान लिया होगा। यही कारण था कि वे डर रहे थे और उसे मारने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वह केवल दूसरी पार्टी को जीवित पकड़ना चाहते थे। जैसे ही यह विचार उनके दिमाग में आया, अर्जुन ने उदासीनता से कहा, स्टार बाउंड्री में घूमना, इस तरह की चीज़ें हर दिन होती हैं। इसकी परवाह कौन करता है? हालांकि लोगों के एक समूह के लिए एक महिला को धमकाना सही नहीं था, इस तरह की चीज़ स्टार बाउंड्री में आम थी, इसलिए अर्जुन का इस पर ध्यान देने का कोई मूड नहीं था। इसके अलावा उन्हें लगा कि उस महिला की ताकत के साथ अगर वह वास्तव में भागना चाहती थी, तो लोगों का ये समूह शायद उसे रोक नहीं पाएगा। वह भी घिरी हुई थी क्योंकि उसने अभी तक अपना दिल सख्त नहीं किया था। लेकिन भाई अर्जुन, मनस्वी ने अर्जुन की ओर चिंता से देखा। वह महिला आइस हार्ट वैली की सीक्रेट टेक्निक्स और सीक्रेट आर्ट्स का उपयोग कर रही है। वह आइस हार्ट वैली की किसी सीनियर सिस्टर में से एक हो सकती है। आइस हार्ट वैली। अर्जुन ने अपनी भौं उठाए और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, क्या आप निश्चित हैं? मनस्वी ने जल्दी से कहा, बेशक, हम अपने सम्मानित गुरु द्वारा सिखाए गए सीक्रेट आर्ट्स और सीक्रेट टेक्निक्स की खेती कर रहे हैं, इसलिए हम गलत नहीं हो सकते। ये सीनियर सिस्टर अब मुश्किल में है, इसलिए हम बस बैठकर देख नहीं सकते। अर्जुन ने फिर से महिला का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि वह इस एट्रीब्यूट सीक्रेट आर्ट्स और सीक्रेट टेक्निक्स का उपयोग कर रही थी, और उसके हाथ में आर्टिफैक्ट की शक्ति भी बेहद ठंडी थी। ऐसा लगा कि मनस्वी सही थी, यह महिला वास्तव में आइस हार्ट वैली से थी। हालांकि आइस हार्ट वैली नॉर्दर्न टेरिटरी के शीर्ष सेक्ट्स में से एक था, और जब वे नॉर्दर्न टेरिटरी में घूमते थे तो कुछ ही लोग उसके शिष्यों को भड़काने की हिम्मत करते थे। इस महिला को इस तरह की परेशानी का सामना कैसे करना पड़ा? उसे घेरने वाले लोग किस तरह के थे? भाई, श्यामा ने भी अर्जुन की ओर अपने चेहरे पर एक याचना की दृष्टि से देखा। वह आइस हार्ट वैली की एक शिष्य थी, इसलिए अपनी सीनियर सिस्टर को इतने सारे लोगों द्वारा घिरा हुआ देखकर वह स्वाभाविक रूप से देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन उनकी कल्टिवेशन बहुत कम थी, इसलिए वह केवल अर्जुन पर अपनी उम्मीदें टिका सकती थी और उनसे इस महिला की मदद करने के लिए कह सकती थी। अच्छा, चूंकि वह आइस हार्ट वैली से है, हम स्वाभाविक रूप से बस बैठकर देख नहीं सकते। अर्जुन ने सिर हिलाया और अपने हाथ से एक सील बनाई, जिससे जहाज तुरंत दिशा बदल गया और युद्ध के मैदान की ओर उड़ गया। जहाज की गति के साथ 1 दर्जन किलोमीटर की दूरी बस कुछ ही सांसों में पूरी हो गई। नीचे लड़ रहे दोनों पक्षों ने देखा कि कोई आ रहा है और उन्होंने अलग अलग भाव पहने। महिला ने भौहें सिकोड़ी, थोड़ी चिंतित लग रही थी, और कल्टिवेटर जो उसे घेर रहा था, उसने भी एक अप्रसन्न अभिव्यक्ति पहनी। लेकिन दोनों पक्षों ने लड़ना बंद कर दिया और जहाज की ओर देखा। करीब से देखने पर अर्जुन ने पाया कि यह आइस हार्ट वैली की महिला शिष्य बेहद सुंदर थी। उसके लंबे बाल हवा में फड़फड़ा रहे थे, उसकी भौहें धुएं जैसी थीं, और उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अभी अभी लड़ रही थी, लेकिन इस समय उसकी सांस थोड़ी तेज थी और उसके हाथी दांत गाल गुलाबी थे।
उसकी त्वचा भी बेहद गोरी, सफ़ेद और निर्दोष थी, लगभग ऐसी जैसे वह बर्फ से ढकी हो। उसकी आभा हिमवर्षा के समान थी। वे दोनों बेहद शुद्ध थे और उसके नाजुक नाक से टपकता थोड़ा सा पसीना उसे और भी सुंदर बना रहा था। सच में, यह महिला आइस हार्ट वैली से है। उनकी आभा हिमवर्षा के समान महसूस करते हुए अर्जुन तुरंत निश्चित हो गए। डेक पर खड़े होकर उन्होंने हल्के से उसकी ओर सिर हिलाया। महिला ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि वह अर्जुन की सद्भावना को महसूस कर सकती थी, वह नहीं जानती थी कि वह उसकी मदद करने के लिए क्यों तैयार थे। आखिर उसे घेरने वाले लोग निपटना आसान नहीं थे। साधारण लोग उनसे दुश्मन बनाने की हिम्मत नहीं करते थे। थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया और अर्जुन पर चिल्लाया, सीकिंग पैशंस एक्ट यहाँ कुछ मामलों को संभालने के लिए है, निकल जाओ। सीकिंग पैशंस एक्ट, अर्जुन ने ये सुनकर चकित हो गए। कुछ दिन पहले जब वे नॉर्दर्न टेरिटरी में वापस आए थे तो उनका सामना इमैक्युलेट आइलैंड के लोगों के एक समूह से हुआ था। उन्होंने कहा था कि वे सीकिंग पैशंस एक्ट के यंग सेक्ट मास्टर के बड़े दिन के लिए एक बधाई उपहार तैयार करने के लिए ब्लू इन्फेंट बीस्ट्स को पकड़ रहे थे। अर्जुन ने उम्मीद नहीं की थी कि लोगों का ये समूह वास्तव में सीकिंग पैशंस एक्ट से होगा। हिमवर्षा ने कहा था कि सीकिंग पैशंस एक्ट नॉर्दर्न टेरिटरी के शीर्ष सेक्ट्स में से एक था। जब वह चली गईं, तो उसकी ताकत आइस हार्ट वैली के बराबर थी, इसलिए उसके शिष्य नॉर्दर्न टेरिटरी में अहंकार से काम करने के आदी थे। इस समय अर्जुन जानते थे कि हिमवर्षा सच कह रही थीं। सीकिंग पैशंस एक्ट के इन लोगों ने अपने मूल के बारे में पूछे बिना ही इतने आक्रामक रूप से काम किया। जाहिर है उन्होंने उन्हें अपनी आंखों में नहीं रखा। शायद उनकी राय में जब तक वे सीकिंग पैशंस एक्ट का नाम लेते, बाकी सभी को आज्ञाकारी रूप से निकल जाना चाहिए। मूल रूप से अर्जुन का इस सीकिंग पैशंस एक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति की आवाज़ का लहजा सुनने के बाद, इसके साथ ही उन्होंने आइस हार्ट वैली की इस महिला शिष्य पर गिरोह बनाया था। अर्जुन का इस सीकिंग पैशंस एक्ट के बारे में प्रभाव अचानक खट्टा हो गया। क्या सीकिंग पैशंस एक्ट इतना महान है? मनस्वी अपनी सीनियर सिस्टर के दुर्भाग्य से नाराज हो गईं। एक महिला को धमकाने वाले 5 या 6 पुरुष, कितनी निर्लजता है। उन्होंने गुस्से में पलटवार किया। कुतिया, तुम मौत को आमंत्रित करती हो। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति यह सुनकर उग्र हो गया और मनस्वी पर हत्यारे इरादे से घूर कर देखा। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने मनस्वी की ओर शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी का एक किनारा भेजा। जाहिर है वह गुस्सा था और उसे सबक सिखाना चाहता था। नॉर्दर्न टेरिटरी में ज़्यादा लोग सीकिंग पैशंस एक्ट के शिष्यों को भड़काने की हिम्मत नहीं करते थे। वह नहीं जानता था कि इस जहाज़ पर लोग कहाँ से आए थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में अन्य लोगों के मामलों में दखल देने की हिम्मत की। वे वास्तव में लापरवाह थे। इस जहाज़ पर केवल अर्जुन, एक थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म शिष्य, ही उनकी आंखों में प्रवेश कर सकता था। इस जहाज़ पर बाकी लोगों की कल्टिवेशन अलग अलग थी, इसलिए उन्होंने इसे मान लिया कि इस समूह के लोगों की कोई बड़ी पृष्ठभूमि नहीं थी और वे कुछ मध्य स्तर के बल से शिष्य होने चाहिए। जैसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी जारी हुई, मनस्वी के चेहरे पर एक दम घुटने वाली भावना आ गई। मनस्वी का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और उनकी सांस भी थोड़ी तेज हो गई। उन्होंने महसूस किया कि जैसे एक तेज तलवार उनकी ओर वार कर रही है, लेकिन वह इसे बच नहीं सकती थी। वह इतनी डर गई थी कि उनका दिल नीचे तक डूब गया और उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसी पल अर्जुन ने अचानक उसे अपने पीछे खींच लिया और उसी समय उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के हमले को पूरा करने के लिए फट गई। टक्कर शांत थी, लेकिन अर्जुन बिल्कुल नहीं हिले। दूसरी ओर अहंकारी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का शरीर डगमगाया और उन्हें कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उन्होंने खून खांस दिया। बस इस एक हमले से उनकी सोल घायल हो गई थी। ये स्पष्ट था कि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी और अर्जुन की स्पिरिचुअल एनर्जी के बीच एक बड़ा अंतर था। डीकन दीनेंद्र, सीकिंग पैशंस एक्ट के शिष्य भय से पीले पड़ गए और जल्दी से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को घेर लिया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल लग रहा था और उसके पास बोलने की भी ताकत नहीं थी।
उन्होंने बस हल्के से अपना हाथ हिलाया, फिर जल्दी से अपने स्पेस रिंग से कुछ गोलियां निकालीं और उन्हें अपने मुंह में भर लिया। लड़के, तुमने दीनेंद्र पर घात लगाने की हिम्मत कैसे की? मरो! थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म से दूसरा शिष्य उग्र था, और जैसे ही वह चिल्लाया, उसने अचानक अपने हाथ में एक भूत के सिर वाली मशेटी बुलाई। एक ईगल की तरह आगे कूदते हुए उन्होंने अर्जुन के ऊपर पहुंचकर बेरहमी से नीचे काट दिया। उन्होंने सोचा कि दीनेंद्र की चोट अर्जुन की लापरवाही के कारण हुई थी, इसलिए दीनेंद्र की तुलना में अपनी थोड़ी श्रेष्ठ ताकत पर भरोसा करते हुए उन्होंने उस अपमान को धोने के लिए अर्जुन को सीधे मारना चाहा जो उन्हें मिला था। इस मशेटी की शक्ति ने आसमान को चकनाचूर कर दिया। भले ही मनस्वी, श्यामा और अन्य अर्जुन के पीछे खड़े थे, उनके सुंदर चेहरे पीले पड़ गए क्योंकि उन्होंने मृत्यु की आभा को अपने ऊपर महसूस किया। डेक पर खड़े होकर अर्जुन हिलने या चकमा देने के लिए नहीं हिले। केवल जब मशेटी नीचे काटने वाला था तो उन्होंने अचानक हमला किया। उनकी दोनों मुट्ठियों ने जोर से मुक्का मारा और एक पल में मुट्ठी की छाया की एक अंतहीन धारा ने उनके सामने की जगह को पूरी तरह से भर दिया। आसपास के क्षेत्र को ढंकने वाली मशेटी लहर अचानक एक टूटे हुए दर्पण की तरह ढह गई, एक भी वार का सामना करने में असमर्थ। क्या? सीकिंग पैशन सेक्ट के कल्टिवेटर का रंग बदल गया क्योंकि उन्होंने सामने से आने वाली भयानक शक्ति को महसूस किया। उन्होंने जल्दी से अपनी कृपाण को चारों ओर घुमाकर खुद को बचाने के लिए कहा जबकि उनकी सोस्ची को धक्का दिया और उनके पैर के एक नल के साथ पीछे की ओर पीछे हट गए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। होंग होंग होंग! कुछ मंद शोर के बाद कल्टिवेटर को पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया और वह जमीन पर जोर से गिरा, एक मुंह भर खून थूकते हुए। डीकन सूर्यकांत! बचे हुए सीकिंग पैशन सेक्ट के कल्टिवेटर डर से पीले पड़ गए और जल्दी से सूर्यकांत के पास भाग गए ताकि उनकी चोटों की जांच कर सकें। सूर्यकांत ने खुद को खड़े होने के लिए मजबूर किया और डर और अविश्वास के साथ अर्जुन को देखा। अब तक वह जानता था कि दीनेंद्र की चोट अर्जुन के घात लगाने के कारण नहीं हुई थी। भले ही वे निष्पक्ष और वर्ग लड़े, दीनेंद्र निश्चित रूप से इस युवा व्यक्ति का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। नॉर्दर्न टेरिटरी में ऐसा भयानक युवा व्यक्ति कब दिखाई दिया? वह किस सेक्ट से है? हम दोनों थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म में कल्टिवेटर हैं, लेकिन मैं उनसे एक भी वार का सामना नहीं कर सकता। अगर ऐसा व्यक्ति एम्परर रेल्म में कल्टिवेट करता है तो वह कितना मजबूत होगा। विभिन्न सेक्ट्स के बढ़ते सितारों के नाम और उपस्थिति एक एक करके उनके दिमाग में कौन थी, लेकिन उनमें से कोई भी अर्जुन से मेल नहीं खाता था। दोस्त, तुम कहाँ से हो? कृपया अपना नाम छोड़ दो। मेरा सीकिंग पैशन सेक्ट निश्चित रूप से भविष्य में आपसे मिलने आएगा। ये जानते हुए कि वह अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, सूर्यकांत को अपने सेक्ट का नाम लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस तरह अर्जुन चूहों को मारने के डर से वाजर्स को नहीं मारेंगे। अगर इस आदमी ने वास्तव में उन्हें मारना चाहा तो उनमें से कोई भी भाग नहीं पाएगा। मनस्वी ने ठंडे बस्ते में फुसफुसाया और कहा, जब तुमने संख्याओं से मुझे धमकाया था तो तुम्हारे थोपे गए तरीके का क्या हुआ? एक महिला को धमकाने वाले कई वयस्क पुरुष। सीकिंग पैशन सेक्ट वास्तव में शक्तिशाली है। उनके व्यंग्यात्मक शब्दों ने सीकिंग पैशन सेक्ट के समूह को थोड़ा शर्मिंदा कर दिया। उनमें से हर एक ने बदसूरत भाव पहने। लेकिन अब जब उनकी ताकत उनसे कम थी और उनके दो सबसे मजबूत कल्टिवेटर गंभीर रूप से घायल थे, तो उनके पास कठिन कार्य करने की कोई पूंजी नहीं थी। वे केवल अपने चेहरे को जलते हुए महसूस कर सकते थे और उनके दिल में नाराजगी भरी हुई थी। तुम्हें बताने में कोई नुकसान नहीं है, हम। इससे पहले कि मनस्वी खत्म कर पाती, अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और उन्हें बाधित किया। वह अभी भी डेक पर खड़े थे और शुरू से अंत तक नहीं हिले। उन्होंने नीचे देखा और उदासीनता से कहा, हम बस गुजरने वाले यात्री हैं। गुजर रहे हैं। सूर्यकांत ने अपने खूनी दांत पीस लिए, ये जानते हुए कि अर्जुन अपनी पहचान प्रकट नहीं करना चाहते थे। चूंकि वह कमज़ोर थे, वह बल का उपयोग नहीं कर सकते थे। उन्होंने बस अर्जुन को जोर से घूर कर देखा, मानो वह उनका चेहरा याद रखना चाहते हों। उन्होंने अपने मुट्ठी बांधकर चिल्लाया, दोस्त, इस सूर्यकांत ने बहुत कुछ सीखा है। चूंकि तुम आज यहाँ हो, हम पीछे हट जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना ख्याल रखोगे।
ये कहने के बाद उन्होंने अपना हाथ हिलाया। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और जल्दी से सीकिंग पैशन सेक्ट के लोगों के साथ निकल गए। मनस्वी ने अपने दांत पीस लिए, उनका चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था। लेकिन ये देखकर कि अर्जुन खरपतवारों को काटकर जड़ों को खत्म नहीं करने जा रहे थे, वह कुछ नहीं कह सकती थी। लोगों के समूह के चले जाने के बाद अर्जुन ने हल्के से कहा, सीकिंग पैशन सेक्ट नॉर्दर्न टेरिटरी में एक शीर्ष सेक्ट है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति के साथ उनके साथ विवाद करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अगर उन्होंने वास्तव में लोगों के उस समूह को मार डाला तो आइस हार्ट वैली और सीकिंग पैशन सेक्ट के बीच युद्ध छिड़ सकता है। एक बार जब ये दो शीर्ष सेक्ट्स लड़ने लगे तो पूरे नॉर्दर्न टेरिटरी को युद्ध की आग में झोंक दिया जाएगा। हालांकि अर्जुन जो नहीं समझ पाए वह ये था कि सीकिंग पैशन सेक्ट के लोग इस आइस हार्ट वैली शिष्य के लिए चीज़ें मुश्किल क्यों बनाएंगे। इस भाई की मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं आपका सम्मानित नाम पूछ सकती हूँ? दीक्षा भविष्य में निश्चित रूप से आपका एहसान चुकाएगी। महिला ने अर्जुन की ओर अपने मुट्ठी बांधकर कृतज्ञता से पूछा। इस बार अगर अर्जुन की मदद नहीं होती तो वह बच सकती थी। उन्होंने बहुत ऊर्जा खपत की होगी। उन्होंने एक फॉरबिडन टेक्निक में महारत हासिल कर ली थी। एक बार जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया तो सूर्यकांत और अन्य निश्चित रूप से उन्हें रोक नहीं पाएंगे। लेकिन इस फॉरबिडन टेक्निक का उपयोग करने के बाद वह 3 महीने तक अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर पाएंगी। उस समय वह नॉर्दर्न टेरिटरी से भाग नहीं पाएंगी। सीनियर सिस्टर, हम सब परिवार हैं। विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनस्वी ने दीक्षा नामक लड़की की ओर मुस्कुराते हुए देखा, उनका चेहरा मित्रता से भरा हुआ था। परिवार, दीक्षा ने भौहें सिकोड़ी। वह नहीं समझ पाई कि मनस्वी का क्या मतलब था। मनस्वी मुस्कुराईं। उन्होंने जहाज पर महिलाओं की ओर इशारा किया और कहा, हम सब आइस हार्ट वैली से हैं। सीनियर सिस्टर, सीक्रेट टेक्निक और सीक्रेट आर्ट से आपने अभी अभी इस्तेमाल किया, आपको भी आइस हार्ट वैली से होना चाहिए, है ना? इसलिए हम सब परिवार हैं। वे कुछ दिन पहले ही नॉर्दर्न टेरिटरी में वापस आई थीं, लेकिन वे वास्तव में यहाँ उसी सेक्ट से एक सीनियर सिस्टर से मिली थीं। इसके अलावा उनकी ताकत काफ़ी अच्छी थी। मनस्वी स्वाभाविक रूप से खुश थीं और इसे छिपाने की योजना नहीं बनाई, सीधे दीक्षा को बताया कि वे कौन थीं। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दीक्षा का सुंदर चेहरा वास्तव में इन शब्दों को सुनकर बदल जाएगा और उनकी खूबसूरत आंखों की गहराई में घनी सतर्कता उत्पन्न हो गई। उसी समय उन्होंने अगोचर रूप से कुछ कदम पीछे हटा लिए और अपने लाल होठों को काटते हुए कहा, आप सब मुझे पकड़ने आए हैं। मनस्वी चौंक गईं और पूछा, सीनियर सिस्टर, आप किस बारे में बात कर रही हैं? दीक्षा ने कहा, चूंकि हम सब एक ही सेक्ट से सीनियर सिस्टर हैं, मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगी। वापस जाओ और मेरे सम्मानित गुरु को बताओ कि दीक्षा ने उन्हें फंसाया है। दीक्षा अपवित्र है। जब दीक्षा की कल्टिवेशन एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएगी तो वह निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आइस हार्ट वैली वापस आएगी। ये कहने के बाद उनका कोमल शरीर फड़फड़ाया और एक प्रकाश की धार में बदल गया जो दूरी में उड़ गया, आंख की पलक झपकते ही गायब हो गया। अर्जुन और अन्य को पीछे छोड़ते हुए वे सब भ्रम में एक दूसरे को देखने लगे। सीनियर सिस्टर, वह क्या कर रही हैं? मनस्वी ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने और दूसरों ने दीक्षा का जीवन बचाया था, लेकिन दीक्षा ने उन्हें धन्यवाद नहीं दिया। इसके बजाय जब उन्होंने सुना कि वे भी आइस हार्ट वैली से थीं, तो दीक्षा इतनी सतर्क और असहज हो गईं। उन्होंने यहाँ तक कि अजीबोगरीब शब्दों का एक गुच्छा भी कहा। ये वास्तव में भ्रमित करने वाला था। मुझे डर है कि आइस हार्ट वैली को कुछ हुआ है, अर्जुन ने जल्दी से कहा। मनस्वी चौंक गईं और आश्चर्य से अर्जुन को देखा। भाई अर्जुन, आपको कैसे पता? अर्जुन ने समझाया, आइस हार्ट वैली और सीकिंग पैशन सेक्ट नॉर्दर्न टेरिटरी के 2 शीर्ष सेक्ट्स हैं। तार्किक रूप से कहें तो उनके बीच कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी अभी सीकिंग पैशन सेक्ट के शिष्यों के एक समूह ने दीक्षा को घेर लिया। ये बहुत असामान्य है। इसके साथ ही दीक्षा ने जाने से पहले जो कहा, मनस्वी की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि वह स्पष्ट रूप से समझ गईं। दीक्षा को सीकिंग पैशन सेक्ट के शिष्यों ने क्यों घेरा?
आइस हार्ट वैली से होने की बात सुनकर वह इतनी सतर्क क्यों हो गईं? आइस हार्ट वैली को कुछ बड़ा हुआ होगा। भाई अर्जुन, चलो जल्दी से सेट चलते हैं, मनस्वी ने चिंता से कहा। मनस्वी ने चिंता से कहा। वह नहीं जानती थी कि आइस हार्ट वैली को क्या हुआ था, लेकिन वह जल्दी से वहां जाकर देखना चाहती थी। हिमवर्षा के कारण मनस्वी को अभी भी इस सेक्ट के लिए भावनाएं थीं जहां वह कभी नहीं गई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहती थी कि इसे कुछ हो। अर्जुन ने सिर हिलाया और फिर से केबिन में देखा। उन्हें यकीन था कि हिमवर्षा ने बाहर क्या हो रहा था उस पर ध्यान दिया था, लेकिन वह नहीं समझ पाए कि उन्होंने परवाह क्यों नहीं की। सिर हिलाते हुए अर्जुन ने जहाज का नियंत्रण फिर से हासिल कर लिया और आइस हार्ट वैली की ओर उड़ गए। मनस्वी लगातार उन्हें तेजी लाने के लिए कह रही थी, इसलिए अर्जुन केवल जहाज को तेज कर सकते थे। 5 दिन बाद उनके सामने एक विशाल शहर दिखाई दिया। वह आइस मून सिटी है। यह आइस हार्ट वैली से केवल 1 घंटे की दूरी पर है। चलो पहले शहर में प्रवेश करते हैं। हिमवर्षा की आवाज़ अचानक अर्जुन के कानों तक पहुंची। ये सुनकर अर्जुन ने सिर हिलाया और जहाज को शहर के द्वार के बाहर उतारने के लिए नियंत्रित किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने महिलाओं के समूह का नेतृत्व किया, शहर के द्वार से गुजरे और आइस मून सिटी में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने शहर में कदम रखा, अर्जुन ने अचानक भौहें सिकुड़ी और चिल्लाया, सीनियर, इस शहर में एम्परर रेल्म से इतने सारे कल्टिवेटर क्यों हैं? शहर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने एम्परर रेल्म से 7 या 8 कल्टिवेटर की आभा महसूस की। ये स्पष्ट रूप से असामान्य था। हिमवर्षा, जिन्होंने अपनी कल्टिवेशन को छिपा दिया था और भीड़ में छिपी हुई थीं, ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। आइस मून सिटी आइस हार्ट वैली के लिए बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने का एक पारगमन बिंदु है। इतने सारे कल्टिवेटर का यहाँ एम्परर रेल्म से प्रकट होना असंभव है। शायद यहाँ कुछ बड़ा हुआ, लेकिन चलो अभी इसमें दखल न दें। मुझे पूरी तरह से ठीक होने के लिए अभी भी कुछ दिन चाहिए। पिछली बार हिमवर्षा ने ठीक होने से पहले जल्दबाजी में जयेंद्र पर हमला किया, जिसके कारण उन्हें ठीक होने में और समय लगा। अन्यथा वह पहले ही ठीक हो चुकी होती। अगले कुछ दिन उनके ठीक होने के लिए महत्वपूर्ण थे, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि और कोई दुर्घटना हो। तो चलो पहले रहने के लिए एक जगह ढूंढते हैं। जब सीनियर ठीक हो जाएंगी तो हम आइस हार्ट वैली जाएंगे, अर्जुन ने सुझाव दिया। हिमवर्षा को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। तुरंत समूह ने शहर में रहने के लिए एक सराय ढूंढा। हालांकि मनस्वी को अपने सेक्ट की चिंता थी और वह जल्द से जल्द इसे देखना चाहती थी। उनके सम्मानित गुरु वर्तमान में ठीक हो रहे थे, इसलिए उन्होंने लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपनी कनिष्ठ बहनों के साथ सराय में छिप सकती थीं और चुपचाप इंतजार कर सकती थीं। अर्जुन भी बाहर जाने की योजना नहीं बना रहे थे। अब जब उनकी कल्टिवेशन 3rd ऑर्डर डाउसोस रेल्म तक पहुंच गई थी, तो वह एम्परर रेल्म में प्रवेश करने से सिर्फ एक कदम दूर थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने और कड़ी मेहनत से कल्टिवेट किया, जल्द से जल्द एम्परर रेल्म के रहस्यों को देखना चाहते थे। 3 दिन बाद अर्जुन, जो अपने कमरे में ध्यान लगा रहे थे, अचानक एक संदिग्ध दृष्टि से अपनी आंखें खोलीं। फिर वह खड़े हो गए, दरवाज़ा धक्का दिया और बाहर निकल गए। एक पल बाद वह एक और कमरे के दरवाजे पर आए। इससे पहले कि वह दस्तक दे पाते, हिमवर्षा की आवाज़ अंदर से आए, अंदर आ जाओ। ये सुनकर अर्जुन ने दरवाज़ा धक्का दिया और प्रवेश किया। एक कोने को मुड़ने के बाद उन्होंने हिमवर्षा को ध्यान करते हुए देखा और पूछा, सीनियर, क्या आप अपनी चोटों से ठीक हो गई हैं? हिमवर्षा ने सिर हिलाया, मुझे अभी भी 2-3 दिन चाहिए। अर्जुन चकित थे, तो सीनियर ने मुझे क्यों बुलाया? वह इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने हिमवर्षा का बुलावा सुना था। उन्होंने सोचा था कि हिमवर्षा ठीक हो गई हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। हिमवर्षा ने हल्के से भौहें सिकुड़ी और सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने सामने की ओर इशारा किया और कहा, बैठ जाओ, मैं तुम्हें धीरे धीरे बताती हूँ। अर्जुन आज्ञाकारी रूप से उनके सामने बैठ गए। हिमवर्षा ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, जब मैं हैंग लुओ स्टार फील्ड से स्टार बाउंड्री आई थी, तो मैं केवल एक 3rd ऑर्डर ओरिजिन किंग थी।
तुम्हें पता होना चाहिए कि इस तरह की कल्टिवेशन स्टार बाउंड्री के क्षेत्र में भाग सकती है, लेकिन स्टार बाउंड्री में ये कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि वह समझ गए। चीयू, आर्यमान और अन्य जैसे लोग सभी हैंगलुओ स्टार फील्ड में अधिपति थे। उनके पैरों के एक थपथपाने से स्टार बाउंड्री का पूरा क्षेत्र कांप जाएगा। लेकिन स्टार बाउंड्री में आने के बाद उनके लिए कल्टिवेशन संसाधन ढूंढना भी मुश्किल था। उस समय के नंबर 1 मास्टर विदान पहले ही गिर चुके थे। हिमवर्षा ने जारी रखा, एक बार मैं खतरे में थी और लगभग अपना जीवन खो दिया था, लेकिन एक मास्टर ने मेरा जीवन बचाया। उस मास्टर ने मुझे नरक के दरवाजों से वापस खींचने के लिए अपनी युआनची का भी बलिदान दिया। बाद में उनकी सावधानीपूर्वक देखभाल के तहत मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाईं। अगर मैं हिमवर्षा, जब से मैंने कल्टिवेशन शुरू की है, अगर कोई मास्टर है तो वह व्यक्ति ही एकमात्र है। दुर्भाग्य से उन्होंने मुझे केवल आधे साल के लिए सिखाया, इससे पहले कि वह दुनिया घूमने चले गए। अर्जुन ने प्रशंसा की, वह मास्टर एक खुले दिमाग वाले व्यक्ति होने चाहिए जो बदले में कुछ भी नहीं मांगते। हिमवर्षा ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, यह सही है। मुझे बचाने के लिए उनका कोई गुप्त इरादा नहीं था। उस समय मेरी ताकत के साथ मैं उनके सामने सिर्फ एक चींटी थी। हालांकि वह मेरे जैसे चींटी के लिए अपनी जीवन शक्ति को खत्म करने के लिए तैयार थे। ये भी उनकी शिक्षाओं के लिए आधे साल तक धन्यवाद था कि स्टार बाउंड्री में मेरी कल्टिवेशन सुचारू रूप से प्रगति करने में सक्षम थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।